तो आज जो भी इंटरनेशनल टैक्सेशन का जो रिमेनिंग दो चैप्टर है, इक्वलाइजेशन लेवी एंड दूसरा है एडवांस रूलिंग, वो दोनों चैप्टर को हम खत्म करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम जाएंगे इनकम टैक्स की तरफ, डायरेक्ट टैक्स की तरफ, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि जो 5 चैप्टर हम रिवाइज किए थे उसका जो भी रिमेनिंग 2 चैप्टर है आज खत्म कर लेंगे, जितना भी टाइम लगने दो हम उतना खत्म कर लेंगे मिनिममली। ठीक है, तो हम आज खत्म करेंगे इक्वलाइजेशन लेवी एंड एडवांस रूलिंग। तो हेलो गाइज, आई एम सी सत्यरंजन स्वाई। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज जो भी क्वेश्चन आंसर का सीरीज, जिसमें हम इक्वलाइजेशन लेवी एंड एडवांस रूलिंग दोनों चैप्टर को खत्म करेंगे, क्योंकि इक्वलाइजेशन लेवी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस एडवांस रूलिंग वो मल्टीपल अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम खत्म कर लेंगे दोनों चैप्टर को। ठीक है, पहला है इक्वलाइजेशन लेवी, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमारा नोट्स देखेंगे तो वहाँ पे हम पूरा 2 पेज में पूरा इक्वलाइजेशन लेवी हम निपटा लिए। ठीक है, 2 पेज में उसको देख लीजिए, आपका पूरा इक्वलाइजेशन लेवी डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम उसका क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर देते हैं। तो आ जाइए, पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ पे दिया है कि स्पेस क्राफ्ट लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी है, एंड वो एंटर करता है फॉर 4.5 करोड़ विथ डॉट INC के साथ, जो कि कंट्री एक्स का है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। डॉट INC वो मेंटेन कर रहा है ऑनलाइन वेब प्लेटफॉर्म। ठीक है, वो ऑनलाइन वेबसाइट मेंटेन कर रहा है थ्रू विच इट प्रोवाइड्स एंड यूजर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर थ्रू एन एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट EULA आज पर कॉन्ट्रैक्ट। तो वहाँ पे वो मेंटेन करता है एक वेबसाइट, जिसके थ्रू वो एंड यूजर को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, उसका लाइसेंस प्रोवाइड करता है, जिसको बोलते हैं एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रॉड टर्म्स EULA बिटवीन टू कंपनीज आर एज फॉलोज। तो वहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट का जो भी टर्मियोलॉजी है या टर्म्स है, तो वो दिया है, क्या क्या दिया है यहाँ पे। 2 टाइप्स का लाइसेंस है, एक है ग्रांट ऑफ लाइसेंस एंड दूसरा है रिजर्वेशन ऑफ राइट्स एंड ओनरशिप। तो पहला है ग्रांट ऑफ लाइसेंस, देख लेते हैं क्या है उस एग्रीमेंट में। तो डॉट INC वो ग्रांट करेगा स्पेसक्राफ्ट लिमिटेड को एक लिमिटेड नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस टू इंस्टॉल यूज एक्सेस एंड डिस्प्ले एंड रन द क्लिक रफ वेब बेस्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसको बोलते हैं CWCS, ऑन ए सिंगल लोकल हार्ड डिस्क और अदर परमानेंट स्टोरेज मीडिया फॉर वन कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डॉट INC वो ग्रांट करेगा स्पेसक्राफ्ट लिमिटेड को एक लिमिटेड नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस फॉर इंस्टॉलेशन, यूज के लिए, एक्सेस के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, रन करने के लिए क्लिक ग्राफ वेब बेस्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसको CWCS बोलेंगे, ऑन ए सिंगल लोकल हार्ड डिस्क में वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एंड वो परमानेंट स्टोरेज रहेगा, किस मीडिया में रहेगा, एंड वन कंप्यूटर के लिए रहेगा। ठीक है, यूज कर सकता है एक कंप्यूटर। ये सब इन्फॉर्मेशन दिया है, इसमें माथापच्ची नहीं करने का। उसके बाद स्पेसक्राफ्ट शुड नॉट मेक एनी CWCS अवेलेबल ओवर ए नेटवर्क वेयर इट शुड यूज फॉर मल्टीपल कंप्यूटर एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे वो उसको मल्टीपल यूजर के लिए नहीं प्रिपेयर किया है, वो एक ही कंप्यूटर यूज कर सकता है, तो वो नेटवर्क के थ्रू नहीं जा सकता है ओवर दी नेटवर्क, वो अवेलेबल नहीं हो सकता है मोर देन वन कंप्यूटर, मीन्स एक ही कंप्यूटर के लिए एक ही सॉफ्टवेयर जाएगा। ठीक है, उसके बाद है रिजर्वेशन राइट्स एंड ओनरशिप, क्या बताता है। तो डॉट INC रिजर्व्स ऑल द राइट्स नॉन एक्सप्रेसली ग्रांटेड स्पेसक्राफ्ट लिमिटेड इन दिस ULA। तो यहाँ पे वो रिजर्व सब राइट किसके पास रहेगा, डॉट INC के पास रहेगा। अगर रिजर्व रख देता है राइट्स सब कुछ, तो वहाँ पे वो रॉयल्टी नहीं मानेंगे, क्योंकि रॉयल्टी के लिए वो राइट्स कैरी करना पड़ेगा, मीन्स ट्रांसफर करना पड़ेगा, राइट्स ओनरशिप ट्रांसफर करना पड़ेगा उस सॉफ्टवेयर के लिए। बट यहाँ पे वो रिजर्व सब कुछ राइट्स किसके पास है, राइट्स है जो भी सप्लायर है। कौन है सप्लायर, सप्लायर डॉट INC के पास है, तो यहाँ पे तो रॉयल्टी नहीं होगा। ठीक है, इसको यूज करना आपको पड़ेगा। ठीक है, रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ये दोनों आपका ये जो इक्वलाइजेशन लेवी में साइमल्टेनियसली यूज होता रहता है। उसके बाद CWCS इज प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज एंड ट्रीटीज। तो यहाँ पे जो भी CWCS वो प्रोटेक्टेड रहेगा, कॉपीराइट के थ्रू प्रोटेक्टेड रहेगा, मीन्स वो रॉयल्टी तो नहीं बनेगा। ठीक है, इतना आप यहाँ पे याद रखिए। उसके बाद डॉट INC ओन्स द टाइटल्स कॉपीराइट एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन द CWCS, मीन्स वही है, डॉट INC के पास सब कुछ रहेगा, तो ये तो रॉयल्टी नहीं होगा। उसके बाद CWCS इज लाइसेंस ओनली फॉर यूज एंड नॉट एनी अदर पर्पज। तो यहाँ पे ये ओनली CWCS को ओनली वो यूज़ के लिए रखेगा, अदर पर्पज के लिए यूज़ नहीं हो पाएगा, नॉट सोल्ड, सोल्ड भी नहीं कर पाएगा। डॉट INC डज नॉट हैव एनी ऑफिसेस आउटसाइड कंट्री एक्स। तो उसका ऑफिसेस आउटसाइड कंट्री एक्स में नहीं है, मीन्स सब कुछ कंट्री एक्स में है, आउटसाइड कंट्री एक्स में कुछ भी नहीं है, मीन्स ये इंडिया में कुछ भी उसका ऑफिसेस नहीं है, इसका मतलब है। डिस्कस दी टैक्स इंप्लीकेशन एंड TDS इंप्लीकेशन, क्या रहेगा ऑफ सच रिसिव, जो भी रिसीव करा है डॉट INC, जो कि कंट्री एक्स का रहता है, एंड पेमेंट जो भी करेगा स्पेस क्राफ्ट जो भी पेमेंट करेगा इंडिया का। ठीक है, अंडर चैप्टर 8 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2016, मीन्स इक्वलाइजेशन लेवी के लिए यहाँ पे बोल रहा है, एंड दूसरा इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 115 सेक्शन भी लगेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे दो आर्ट को यहाँ पे देखना पड़ेगा। TDS के लिए 195E में TDS कटेगा, उसके लिए बता रहा है, एंड साइमल्टेनियसली DTAA भी देखना पड़ेगा। कंसिडरिंग द इंडिया एंड कंट्री एक्स DTAA ऑल्सो रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ विच गिवन हियर अंडर। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट भी दे दिया है, कंट्री एक्स एंड DTAA का एक्सट्रैक्ट जो भी हुआ है इंडिया के साथ, उसका एक्सट्रैक्ट यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो पहला है एक्सट्रैक्ट
आर्टिकल नंबर 12 ऑफ द इंडिया एंड कंट्री एक्ट्स DTAA रॉयल्टी एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के बारे में यहाँ पे दे दिया है। तो रॉयल्टी एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज एराइजिंग इन ए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट एंड पेड टू ए रेसिडेंट ऑफ द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में भी टैक्स इन दैट अदर स्टेट। तो यहाँ पे जो भी रॉयल्टी एंड टेक्निकल सर्विसेज के लिए जो भी फी है वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा, जो भी अदर स्टेट में वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। एंड हाउएवर सच रॉयल्टी एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ये ओनली इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है, इसका कोई भी इतना यूज नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे सच रॉयल्टी एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज में बी टैक्स इन दी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन हुइच दे एराइज एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। तो यहाँ पे अगर रॉयल्टी एंड टेक्निकल सर्विसेज अगर टैक्सेबल होता है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, तो वहाँ पे वो टैक्सेबल हो जाएगा एज पर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का जो भी लॉ के हिसाब से। बट इफ द रेसिपिएंट इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज द टैक्स सो चार्ज शाल नॉट बी एक्सीड 10%। तो यहाँ पे अगर रेसिपिएंट अगर बेनिफिशियल ओनर होगा तो वहाँ पे मैक्सिमम लगेगा टैक्स 10% लगेगा, ठीक है, वही बताया है। उसके बाद यहाँ पे टर्म रॉयल्टी मीन्स क्या है, तो रॉयल्टी मीन्स यूज in the articles means payment of any kind received as a consideration for use of right or right to use। तो यहाँ पे रॉयल्टी मीन्स यहाँ पे जो भी पेमेंट करें कंसिडरेशन फॉर एनी यूज और राइट टू यूज के लिए, एनी कॉपीराइट और लिटरेरी आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क इंक्लूडिंग सिनेमाटोग्राफिक फिल्म और टेप्स यूज फॉर रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए, एनी पैटेंट ट्रेडमार्क और डिजाइन और मॉडल और प्लान सीक्रेट फार्मूला और प्रोसेस के लिए जो भी पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं रॉयल्टी, ठीक है। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। अभी आंसर हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन के बारे में, इतना तक दे दिया है, बट रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ द DTAA यहाँ पे बोल दिया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन में बोला है कि आपका यहाँ पे दो सेक्शन रहता है, ठीक है। इक्वलाइजेशन लेवी में दो सेक्शन रहता है। एक है सेक्शन नंबर, मैं आपको थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ। सेक्शन नंबर एक है 165 और एक नया जो आया था सेक्शन नंबर 165A है, ठीक है। तो 165 ये मेनली लगता है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए लगता है, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए लगता है। एंड यहाँ पे दो टाइप्स का लगता है। पहले तो यहाँ पे आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर, यहाँ पे जो भी ई कॉमर्स सप्लाई के लिए वो डिडक्ट करेगा TDS 165A में। एंड दूसरा है अगर कोई भी IP एड्रेस के थ्रू कोई भी वो सर्विस प्रोवाइड करेगा तो वहाँ पे भी यहाँ पे ये सेक्शन लग जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे सप्लायर कौन होगा, यहाँ पे सप्लायर कोई भी नॉन रेजिडेंट होना चाहिए एंड इंडिया में उसका कोई भी PE नहीं होना चाहिए, ठीक है, PE नहीं होना चाहिए। एंड कॉन्सिडरेशन जो है वो 1 लाख से कम ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए जो नॉर्मल है। एंड यहाँ पे बट कॉन्सिडरेशन आपका 2 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, जो भी सप्लायर का 2 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका रेसिपिएंट कौन बनेगा, रेसिपिएंट यहाँ पे कोई भी पर्सन रेसिडेंट हो सकता है, नॉन रेसिडेंट अगर IP एड्रेस वो भी हो सकता है। बट यहाँ पे रेसिपिएंट का अगर इंडिया में PE है तो वो बनेगा, नहीं तो रेसिडेंट होगा। नॉन रेसिडेंट का अगर PE होगा तभी होगा, नहीं तो कोई भी रेसिडेंट चलेगा, बट नॉन रेसिडेंट का PE अगर होगा तो वहाँ पे चलेगा। एंड यहाँ पे रेट लगेगा आपका, यहाँ पे अगर देखेंगे रेट लगेगा 6%, बट यहाँ पे रेट लगेगा 2%, ठीक है। उसके बाद ये दोनों सेक्शन अगर लग जाता है तो वहाँ पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, तो उसके लिए एक एग्जेम्पशन है, सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 15 का एक एग्जेम्पशन है, 50 एक एग्जेम्पशन है जहाँ पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन चालू करते हैं तो आपका आइडिया आ जाएगा, थोड़ा मैं ऊपर से बता देता हूँ। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 165A लगेगा, क्यों लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे वो जो सर्विसेज दे रहा है ये मेनली वेबसाइट का सर्विसेज दे रहा है, मीन्स ये जैसे यहाँ पे मानेंगे जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर का काम कौन कर रहा है, .inc, क्योंकि वो ओन मैनेज, ठीक है, ऑपरेट ओन मैनेज कौन करता है, वेबसाइट कर रहा है, तो यहाँ पे 165 लगेगा, क्योंकि ये एक ई कॉमर्स ऑपरेटर का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे 2% लगेगा, ठीक है, 2% लगेगा। ये एक ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर ई कॉमर्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो वहाँ पे कोई भी रेसिडेंट पर्सन इंडिया का है या कोई पर्सन अगर वो यूज कर रहा है IP एड्रेस, ठीक है, IP एड्रेस इंडिया का अगर यूज कर रहा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस अगर यूज कर रहा है इंडिया का, तो वहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे .inc एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, क्योंकि ये ओन मैनेज कर रहा है डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन के लिए वो यूज कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे .inc को हम पहले तो ई कॉमर्स ऑपरेटर मानेंगे। उसके बाद है कॉन्सिडरेशन जो भी रिसीव हो रहा है, यहाँ पे 4.5 करोड़ जो भी कॉन्सिडरेशन रिसीव हो रहा है, वहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए वो रिसीव हो रहा है या अलग के लिए रिसीव हो रहा है। अगर रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए रिसीव होगा तो वहाँ पे तो ये सेक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि अगर रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज में अगर टैक्सेबल हो जाता है तो वहाँ पे कॉन्सिडरेशन लेवल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे पहले देखना पड़ेगा कि ये रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए लग रहा है क्या, अगर लग रहा है तो वहाँ पे ये नहीं लगेगा इक्वलाइजेशन लेवल। बट यहाँ पे रॉयल्टी हम देख के आए हैं कि रॉयल्टी कब लगेगा, रॉयल्टी लगने के लिए वहाँ पे राइट एंड ओनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए, बट यहाँ पे वो राइट ट्रांसफर नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे रॉयल्टी नहीं मानेंगे, ठीक है, यहाँ पे रॉयल्टी नहीं मानेंगे। एक केस स्टडी भी था इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 2021 का था, जहाँ पे था कि यहाँ पे वो रॉयल्टी नहीं मानेंगे सिंस प्रोविजन ऑफ DTAA आर मोर बेनिफिशियल। हाँ ठीक है, ये अलग बात है, मेनली DTAA और आपका जो भी प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स, तो वहाँ पे RCC के ऊपर क्या लगेगा, तो जो बेनिफिट रहेगा RCC के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लगेगा RCC के ऊपर, उसके बारे में दिया है, बट इसका इतना यूज यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये रॉयल्टी होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली ये रॉयल्टी नहीं होगा, मैं पहले से बता रहा हूँ कि यहाँ पे इंटरेस्ट एंड राइट टू
स्पेसक्राफ्ट को वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे रॉयल्टी नहीं बनेगा। तो रॉयल्टी नहीं बनेगा तो जो भी सेक्शन नंबर 165A का वो कंडीशन देखना पड़ेगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो वहाँ पे 2% लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर है, हाँ है, .inc ई कॉमर्स ऑपरेटर है, एंड दूसरा है यहाँ पे जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट वो 2 करोड़ से ज़्यादा है क्योंकि 4.5 करोड़ है, एंड तीसरा है कि यहाँ पे उसका पी इंडिया में नहीं है, ठीक है, .inc का पी इंडिया में नहीं है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है, तो यहाँ पे 2% लगेगा, यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा, ठीक है। 4.5 करोड़ के ऊपर अगर 2% लगेगा तो 9 लाख बन जाएगा यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी, ठीक है। एंड यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी डायरेक्टली गवर्नमेंट को कौन देगा, ये .inc डायरेक्ट दे देगा गवर्नमेंट को इक्वलाइजेशन लेवी। एंड स्पेसक्राफ्ट यहाँ पे नहीं कटेगा क्योंकि .inc एक वेबसाइट जैसा है, कोई भी अगर कस्टमर वो परचेज करेगा तो डायरेक्टली जाएगा किसके पास, .inc के पास जाएगा, उसके बाद .inc उसका जो भी कमीशन या ब्रोकरेज काट कर वो सप्लायर को दे देगा। तो यहाँ पे .inc के पास पैसा जा रहा है डायरेक्टली, तो इसलिए .inc दे देगा गवर्नमेंट को। एंड यहाँ पे जो भी स्पेसक्राफ्ट इंडिया का है वो डिडक्ट नहीं करेगा क्योंकि पैसा तो डायरेक्ट उसके पास जा रहा है, तो वो तो डायरेक्ट दे देगा। तो यहाँ पे ये जो रेसिपिएंट इंडिया का है वो नहीं, गवर्नमेंट को नहीं देगा, टीडीएस नहीं काटेगा। ये वही एक बात है, और वो जो रेसिपिएंट अगर काट के दे देगा गवर्नमेंट को जो है, अगर सप्लाई दे देगा तो सेम है, तो दोनों एक ही बात है। मेन है यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी 2% कटेगा अंडर सेक्शन नंबर 165A में, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 चलो चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी यहाँ पे दिक्कत वाला बात नहीं है। उसके बाद है एक्स लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी है, टू एक्सपैंड इट्स ओवरसीज सेल्स एंड एक्सपोर्ट को एक्सपैंड करने के लिए वो लॉन्च कर रहा है एक मैसिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन ऑफ इट्स प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। फॉर दिस पर्पज ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट एंड इट यूटिलाइजेज दिस सर्विसेज ऑफ MINC, एक लंदन बेस्ड कंपनी का वो सर्विसेज यूज कर रहा है, एंड JINC एंड ऑस्ट्रेलियन कंपनी का, दोनों का यहाँ पे वो सर्विसेज यूटिलाइज कर रहा है। कौन कर रहा है, एक्स लिमिटेड इंडियन कंपनी, एंड ये जो MINC लंदन का है, JINC ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। उसके बाद MINC उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है। अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में होगा तो वहाँ पे दोनों सेक्शन नहीं लगेगा, चाहे 165 हो एंड दूसरा है 165A हो, तो दोनों नहीं लगेगा। एंड सर्विसेज आर इफेक्टिवली कनेक्टेड टू दी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के रिलेटेड वो सर्विसेज कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद JINC उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, तो उस सिचुएशन में लग जाएगा ये जो आपका इक्वलाइजेशन लेवी। ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर 2020-23 एक्स लिमिटेड वो पेड कर रहा है 34 लाख MINC को एंड 20 लाख JKLINC नहीं JINC ओनली, ठीक है। JINC को वो पेमेंट कर रहा है 20 लाख, ठीक है, फॉर सच सर्विसेज के लिए। डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशंस या TDS इम्प्लीकेशन ऑफ सच पेमेंट एंड रिसिप्ट इन द हैंड्स ऑफ एक्स लिमिटेड क्या होगा, MINC क्या होगा, JINC क्या होगा, ठीक है। तो पहले देखेंगे जो भी ये पेमेंट कर रहा है 34 लाख किसको, MINC को, तो उसके लिए क्या होगा ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा क्योंकि उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है, किसका, ये जो MINC का इंडिया में है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। देयरफॉर एक्स लिमिटेड को कोई भी डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा, इक्वलाइजेशन लेवी ऑन 34 लाख के ऊपर नहीं डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर इक्वलाइजेशन लेवी। हाउएवर टैक्स टू बी डिडक्टेड, यहाँ पे TDS प्रोविजन लग जाएगा। एक्स लिमिटेड वो TDS काटेगा अंडर सेक्शन नंबर 195 में TDS काटेगा, ठीक है। अगर वो डिडक्ट नहीं करता है तो वहाँ पे डिसअलाउंस हो जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 40 सबसेक्शन A क्लॉज I में 100% डिसअलाउड हो जाएगा जब PGBP का इनकम हम कंप्यूट करेंगे, ठीक है। उसके बाद MINC को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनकम टैक्स देना पड़ेगा 34 लाख के ऊपर क्योंकि यहाँ पे फॉरेन कंपनी को 40% यहाँ पे टैक्स लगता है, ठीक है। ये जो अगर डिसअलाउड हो जाएगा यहाँ पे 100%, ठीक है। एंड वो डिडक्ट क्लेम कर देगा, क्रेडिट को क्लेम कर लेगा कौन, MINC, ठीक है, जो एक्स लिमिटेड जो भी काटा है यहाँ पे क्रेडिट। उसके बाद है ऑन पेमेंट टू JINC, तो यहाँ पे जो भी पेमेंट करेंगे JINC को, तो वहाँ पे TDS इक्वलाइजेशन लेवी कटेगा या नहीं कटेगा, कटेगा ऑब्वियसली 6% कटेगा क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज है, तो वहाँ पे 6% अंडर सेक्शन नंबर 165 6% कटेगा, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ जो भी अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन वो पेमेंट किया है, ठीक है, क्योंकि उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है एंड अमाउंट जो भी है वो 1 लाख से ज़्यादा है, तो वहाँ पे 6% ऑन 20 लाख कटेगा जो कि 1,20,000 यहाँ पे TDS इक्वलाइजेशन लेवी कटेगा, ठीक है। उसके बाद है JINC एक नॉन रेसिडेंट, अगर उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है तो वहाँ पे अगर वो TDS नहीं, वो तो हो गया, अगर वो नहीं कटेगा इक्वलाइजेशन लेवी तो वहाँ पे डिसअलाउंस हो जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 40 है क्लॉज IB में 100% जो भी PGBP का इनकम जब डिटरमाइन करेंगे तो वहाँ पे वो क्या होगा, वो डिसअलाउड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका टैक्स जो भी इनकम टैक्स में नहीं लगेगा क्योंकि अगर इक्वलाइजेशन लेवी लगता है तो वहाँ पे नहीं लगेगा इनकम टैक्स, वो एक एग्जाम्पशन मिल जाता है अंडर सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 50 में मिल जाता है एग्जाम्पशन, ठीक है। देयरफॉर 20 लाख के ऊपर यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ओनली इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा 1,20,000। तो यहाँ पे जो JINC के ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी लग रहा है, बट यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लग रहा है MINC के ऊपर, उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 2-3 है आगे जाकर, तो ये एग्जाम में आता रहता है।
रेड एंड कंपनी एक नॉन रेजिडेंट एंटिटी है, बेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया है, एंड वो ओन एंड ऑपरेट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी थ्रू व्हिच इट इफेक्ट्स ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट। तो यहाँ पे वो ओन कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी, मीन्स ये एक ई कॉमर्स ऑपरेटर का काम जैसे वो उसके थ्रू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद डिस्कस द इक्वलाइजेशन लेवी इंप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग रिसिप्ट। तो यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी का क्या इंप्लीकेशन रहेगा इन द हैंड्स ऑफ ट्रेड एंड कंपनी इफ ट्रेड एंड कंपनी का अगर वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है, नहीं है, पहला है नो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, तो क्या होगा, तो वहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगा, अंडर सेक्शन नंबर 165A में लगेगा। उसके बाद अगर उसका इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा, अगर उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में एंड वो सेल कर रहा है गुड्स इफेक्टिवली कनेक्टेड टू सच परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, मीन्स वो जो भी सेल कर रहा है थ्रू परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पी के थ्रू वो सेल कर रहा है, तो यहाँ पे तो नहीं लगेगा। तो सेकंड सिचुएशन में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा, बट पहला सिचुएशन में इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा अंडर सेक्शन नंबर 165A में। और पर्टिकुलर्स दे दिया है, देख लेते हैं, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट दे दिया है। तो टोटल ये रिसीव कर रहा है फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स पर्सन जो भी रेसिडेंट इन इंडिया, टोटल है 180 लाख है, एंड दूसरा है रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स टू पर्सन जो कि नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, मीन्स वो नॉन रेसिडेंट है बट रेसिडेंट इन अदर स्टेट साउथ ईस्ट एशिया, आउट ऑफ द सेट सम 38 लाख रिलेट्स टू रिसिप्ट फ्रॉम पर्सनस यूजिंग आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। तो टोटल यहाँ पे 80 लाख वो क्या कर रहा है, वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, अदर जो भी साउथ ईस्ट एशिया का जो भी रेसिडेंट है उनको वो सेल कर रहा है, बट उसमें से 38 लाख, ये जो आउट ऑफ 80 लाख से 38 लाख का क्या कर रहा है, ये जो रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया का जो रेसिडेंट है वो आईपी एड्रेस इंडिया में जो लोकेटेड है उसको यूज करके वो सेल कर रहा है, मीन्स ये जो 38 लाख वो ऐड हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। तो टोटल अगर यहाँ पे देखेंगे तो कितना होगा, 180 प्लस 38, तो टोटल 218 लाख है, जो कि 2 करोड़ से ज़्यादा है। तो 2 करोड़ से अगर ज़्यादा होगा एंड उसका पी अगर नहीं होगा तो वहाँ पे लग जाएगा इक्वलाइजेशन लेवी 2% लगेगा, ठीक है। बट ये 80 लाख से ओनली 38 लाख जाएगा, क्योंकि दो चीज़ जाता है, एक तो जो भी रेसिडेंट इंडिया का रेसिडेंट को जो भी सेल करेगा, एंड दूसरा अगर आईपी एड्रेस इंडिया में लोकेटेड है उसके थ्रू अगर कोई सेल करेगा तो वो भी आ जाएगा उसमें इक्वलाइजेशन लेवी लगने के लिए, ठीक है। उसके बाद दिया है कि वुड योर आंसर भी चेंज अगर आउट ऑफ दी जो भी पॉइंट बी में दिया है ओनली अगर 14 लाख अगर रिलेट टू रिसिप्ट फ्रॉम ए पर्सन आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया, अगर ये 38 लाख के जगह अगर 14 लाख हो जाएगा तो वहाँ पे आंसर सेम रहेगा या चेंज होगा, ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 14 लाख हो जाएगा तो टोटल कितना होगा 180 लाख प्लस 14 लाख, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 194 लाख, जो कि 2 करोड़ से कम है, तो वहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। तो चलो देख लेते हैं, पहला है यहाँ पे सेक्शन नंबर 165A लगेगा, क्योंकि इक्वलाइजेशन लेवी 2% लगेगा अगर कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर वो ई कॉमर्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है, कोई भी रेसिडेंट इन इंडिया या कोई भी अदर रेसिडेंट है अगर वो आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया अगर वो यूज कर रहा है। तो पहला सिचुएशन में ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड नॉन रेसिडेंट ओइंग एंड मेंटेनिंग जो भी इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी है तो यहाँ पे तो लग जाएगा, बट यहाँ पे अगर ट्रेड एंड कंपनी का अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा एंड टोटल यहाँ पे हो रहा है 2 करोड़ 18 लाख है, क्योंकि उसमें से रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स वो 180 लाख है, दूसरा है सेल ऑफ गुड्स जो कि नॉट रेसिडेंट है बट वो आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं जो है 38 लाख है। तो इसलिए यहाँ पे अगर टोटल हो जाता है 2 करोड़ 18 लाख, तो यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा 2%, क्योंकि 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है। तो टोटल 2 करोड़ 18 लाख के ऊपर 2% अगर देखेंगे तो 4.36 लाख यहाँ पे 36 लाख नहीं है, 4,36,000 का यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी अंडर सेक्शन नंबर 165A में यहाँ पे डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर 38 लाख के जगह अगर 14 लाख हो जाएगा तो वहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा, क्योंकि वो टोटल होगा 194 लाख है, जो कि 2 करोड़ से कम है, तो वहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। उसके बाद अगर ट्रेड एंड कंपनी का अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में एंड वो सेल कर रहे हैं गुड्स इफेक्टिवली कनेक्टेड टू द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, तो वहाँ पे नहीं लगेगा इक्वलाइजेशन लेवी, क्योंकि नहीं लगता है उसका अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है, ठीक है। चाहे वहाँ पे 38 लाख हो या 14 लाख हो, तो इक्वलाइजेशन लेवी वहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं ना, मेरे को नहीं लग रहा है आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि सब्सक्राइब तो नहीं बढ़ रहा है छोड़िए, बट अब व्यू ही नहीं आ रहा है, तो आप लोग नहीं देख रहे हैं। आप वीडियो देखिए एंड शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, तो मोटिवेशन लगता है। आप तो कुछ भी नहीं करते हैं, एक तो लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, अलग वीडियो में आप जाकर उसको शेयर करते हैं, बट हमारा वीडियो को आप शेयर नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है, वो मोटिवेशन नहीं लगता है। हम वीडियो तो हमारे तरफ से हम वीडियो रेगुलरली अभी तो डाल रहे हैं, बट आप लोग इसको शेयर नहीं कर रहे हैं फ्रेंड के साथ, कोई भी ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर नहीं कर रहे हैं, छोड़िए उसको लाइक भी नहीं कर रहे हैं, वीडियो को कमेंट अच्छा सा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, ठीक है, अच्छा सा कमेंट करना है, लाइक करना है एंड वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने से कुछ आपका कुछ लॉस नहीं होगा, अगर कर लेंगे कोई भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। वो वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट के पास पहुंच पाएगा, तो इसलिए हम बोल लेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करिए, अच्छे बच्चे हैं, सब्सक्राइब करिए। तो चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पे क्या दिया है, मेसर्स साइटैक्स
.com एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है एंड वो इनकॉर्पोरेटेड कहाँ पे है, जापान में है, एंड उसका कोई भी फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है एंड पी भी नहीं है इंडिया में। तो लगेगा यहाँ पे 165A लगेगा, क्योंकि जहाँ पे भी ई कॉमर्स ऑपरेटर आएगा या आईपी एड्रेस के थ्रू अगर कोई भी सर्विसेज सप्लाई करेगा, जो भी ई कॉमर्स वाला सर्विसेज, तो वहाँ पे 165A लगेगा। बट 165 लगता है कब, जब ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट प्रोवाइडेड सर्विसेज टू जो भी पर्सन इंडिया का रेसिडेंट है ऑफ सेल ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022-23 में ये सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। बट यहाँ पे 165A नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला है, ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला है। उसके बाद है द बिल और एग्रीगेट अमाउंट टू ए रेसिपेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 1 लाख। तो यहाँ पे वो एक्सीड नहीं कर रहा है, बिल का अमाउंट 1 लाख एक्सीड नहीं कर रहा है, बट टोटल अमाउंट है 2.1 करोड़। तो और एक चीज़ है, अगर 165 में लगेगा ये जो इक्वलाइजेशन लेवी, तो वहाँ पे 165A में नहीं लगेगा, दोनों सेक्शन नहीं लगेगा। अगर एक में लगता है तो दूसरा में नहीं लगेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बता देता है कि वो 1 लाख से कम है, तो 1 लाख से अगर कम होगा 165 तो नहीं लगेगा, तो वहाँ पे 165A को जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे 2 करोड़ से भी ज़्यादा है उसका ग्रॉस अमाउंट, तो 165A लगेगा। तो यहाँ पे डिस्कस करिए कि इंप्लीकेशन क्या रहेगा इक्वलेशन लेवी के लिए ऑन साइटैक्स.com फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वलेशन लेवी 2% अट्रैक्ट होगा अगर अमाउंट जो भी कंसिडरेशन जो भी कलेक्ट कर रहा है कौन, ई कॉमर्स ऑपरेटर वही है, वो पर्सन किससे, रेसिडेंट इन इंडिया या कोई भी नॉन रेसिडेंट अगर आईपी एड्रेस यूज कर रहा है जो कि इंडिया का लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पे सिंस नॉन रेसिडेंट है एंड वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आईपी एड्रेस सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट ट्रीटिंग ए कस्टमर रेसिडेंट इन इंडिया, वही आईपी एड्रेस वाला सेकंड वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे साइटैक्स.com वो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है एंड वो मैनेज कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी है, तो यहाँ पे तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे लगेगा, बट कुछ सिचुएशन है जहाँ पे नहीं लगता है ये वाला इक्वलेशन लेवी 6%, 2% वाला नहीं लगता है। जैसे उसका अगर पीई होगा इंडिया में, या 6% अगर लगता है, या अगर उसका टर्नओवर अगर 2 करोड़ से कम होगा तो वहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद इक्वलेशन लेवी 2% अट्रैक्ट होगा सिंस यहाँ पे साइटैक्स.com का कोई भी यहाँ पे पी नहीं है एंड जो भी एग्रीगेट अमाउंट वो लेस देन 1 लाख है, जो भी पर बिल का अमाउंट एंड टोटल 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया है, तो यहाँ पे इक्वलेशन लेवी लगेगा। कितना लगेगा, 2.1 करोड़ के ऊपर 2%, जो कि है 4,20,000 का यहाँ पे इक्वलेशन लेवी लगेगा, अंडर सेक्शन नंबर 165A में लगेगा इक्वलेशन लेवी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को आ जाइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि टॉर्निफ आईएनसी एक कंट्री डी का है, बेस्ट कंपनी है एंड वो कैरी कर रहा है बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ मिक्सचर ग्राइंडर अंडर द ब्रांड नेम ऑफ फाइनेस्ट। इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स शेयर इन इंडियन मार्केट, वो लॉन्च कर रहा है एक मैसिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन ऑफ इट्स प्रोडक्ट के लिए, वो एक कैंपेन चला रहा है एडवर्टाइजमेंट का। फॉर दिस पर्पज ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट ये यूटिलाइज कर रहा है सर्विसेज ऑफ साम आईएनसी का सर्विसेज वो यूटिलाइज कर रहा है, जो कि कंट्री वाई में बेस्ड कंपनी है एंड वो ओन एंड मेंटेन एंड ऑपरेट्स कर रहा है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। मीन्स यहाँ पे साम आईएनसी क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जो कि इको बन जाएगा। एंड द ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ साम आईएनसी फॉर सच सर्विसेज वो भी 4.2 करोड़, मीन्स 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो लग जाएगा इक्वलेशन लेवी अंडर सेक्शन नंबर 165A वाला 2% वाला। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022-23 टॉर्निफ आईएनसी पेड कर रहा है 5 लाख टू साम आईएनसी को 5 लाख पेमेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑफ सच पेमेंट एंड रिसिप्ट इन द हैंड्स ऑफ टॉर्निफ आईएनसी एंड साम आईएनसी के हाथ में क्या रहेगा इफ बोथ टॉर्निफ एंड साम आईएनसी, उसका कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है। तो चलो, अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो वहाँ पे तो लग जाएगा, हो या टॉर्निफ एंड साम आईएनसी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, तो वहाँ पे इक्वलेशन लेवी लग जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 165A में लग जाएगा 165 2% लग जाएगा, ठीक है, 5 लाख के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 6% वाला नहीं लगेगा, क्योंकि वो यहाँ पे जो भी अमाउंट है वो 1 लाख से कम नहीं है। और एक बात है, यहाँ पे क्यों नहीं लगेगा, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है, इक्वल 6% नहीं लगेगा, क्योंकि वो यहाँ पे नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है, ठीक है। ये जो टॉर्निफ आईएनसी ये एक नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, ये एक नॉन रेसिडेंट है। तो आपका 165 कब लगेगा, अगर कोई भी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट का अगर पी होगा तभी जाकर लगेगा 165, अगर वो पेमेंट करेगा। बट यहाँ पे तो ये टॉर्निफ आईएनसी वो पेमेंट कर रहा है किसको, साम आईएनसी को, दोनों ही नॉन रेसिडेंट है एंड पी भी नहीं है, तो इसलिए 165 वाला नहीं लगेगा, 165A वाला लगेगा, क्योंकि 165A लग सकता है अगर भी वो नॉन रेसिडेंट होगा तो भी लग सकता है, ठीक है। अगर वो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट वाला सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहा है तो वहाँ पे 165A लगेगा, जो कि 2% वाला लगेगा, ठीक है, 2% वाला लगेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड ये एक्सीड हो रहा है 2 करोड़ से ज़्यादा है, सब कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, बट यहाँ पे 165 वाला लगना चाहिए था। क्यों नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पे वो नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है जिसका कोई भी पी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पे
165 के लिए सप्लायर ये है एंड रेसिपिएंट ये है, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लायर कोई भी नॉन रेसिडेंट है एंड उसका पी नहीं होना चाहिए, नो पी होना चाहिए, ठीक है, इंडिया में। बट रेसिपिएंट कौन बनेगा? रेसिपिएंट के लिए कोई भी रेसिडेंट बन सकता है या नॉन रेसिडेंट बनेगा अगर उसका इंडिया में पीई है। तो ये जो करेंट सिचुएशन में इसका कोई भी ये रेसिडेंट नहीं है, दूसरा उसका कोई भी पीई नहीं है इंडिया में, तो इसलिए यहाँ पे 165 नहीं लगेगा, 165 ए लगेगा, ठीक है। डिफरेंस पता चल गया ना? तो यही है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या पूछा है कि टॉर्निप आईएनसी उसका पीई है इंडिया में, ठीक है, टॉर्निप आईएनसी का पीई है जो कि यहाँ पे रेसिपिएंट है। एंड बट साम आईएनसी नो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, तो यहाँ पे ये नीचे चला आया है, ठीक है। ये आपका इतना तक ऊपर रहेगा, ठीक है, इतना तक ऊपर रहेगा। ये जो पॉइंट है 2 पॉइंट में इतना तक आ जाता है। बॉट के बाद ये आ जाएगा साम आईएनसी, ठीक है, बॉट के बाद साम आईएनसी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका इतना तक आ जाता है थर्ड वाला पॉइंट, ये आ जाता है थर्ड वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वाला पॉइंट में क्या दिया है? टॉर्निप आईएनसी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है, बट साम आईएनसी का कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है? तो यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर है यहाँ पे मेनली साम आईएनसी, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है। एंड रेसिपिएंट कौन है? टॉर्निप आईएनसी। तो रेसिपिएंट का यहाँ पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है एंड सप्लायर का यहाँ पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। चलेगा, ये वाला कंडीशन चलेगा। तो यहाँ पे 6% लगेगा क्योंकि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, ये जो रेसिपिएंट का नॉन रेसिडेंट का यहाँ पे तो कोई भी पी नहीं है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। एंड उसका इंडिया में क्या है? नॉन रेसिडेंट का पी है, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे 165 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 165 लगेगा सेक्शन एंड 6% लगेगा। तो यहाँ पे होया टॉर्निप आईएनसी आज परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है, बट साम आईएनसी का कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वलेशन लेवी 6% लगेगा 5 लाख के ऊपर, जो कि 30,000 लगेगा, ठीक है, 5 लाख के ऊपर। अगर वो डिडक्ट नहीं कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे 100% डिसअलाउड हो जाएगा पीजीपीपी इनकम जब हम कैलकुलेशन करेंगे। एंड यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि एक बार अगर लग जाता है यहाँ पे इक्वलेशन लेवी तो वहाँ पे इनकम टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि वो एग्जाम्पशन मिल जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 50 में, ठीक है। उसके बाद थर्ड में क्या पूछा है? अगर साम आईएनसी का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है एंड एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज जो भी प्रोवाइड कर रहा है वो कनेक्टेड है सच पी के साथ, अगर उसका एक बार अगर पी बन जाता है जो भी यहाँ पे सप्लायर का, तो यहाँ पे नहीं लगेगा, दोनों सेक्शन नहीं लगेगा। अगर पी बन जाता है इंडिया में तो यहाँ पे दोनों सेक्शन में इक्वलेशन लेवी नहीं लगेगा, नॉट अट्रैक्टेड, ठीक है। यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट इक्वलेशन लेवी नहीं डिडक्ट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे सेक्शन नंबर 11050 भी यहाँ पे एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं होगा, मीन्स यहाँ पे इनकम टैक्स लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वलेशन लेवी नहीं लग रहा है तो इनकम टैक्स तो लगना ही चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक यहाँ पे भी अजम्पशन ले सकते हैं कि क्योंकि सिंस साम आईएनसी उसका पी इंडिया में है एंड एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इफेक्टिवली कनेक्टेड विद सच पी, इनकम जो भी अट्रिब्यूटेबल from such advertisement would be deemed to be accrue or arise in the hands of SAM INC under section number 9 and taxable in the hands of SAM INC। तो यहाँ पे उसका पी इंडिया में है, तो पी अगर इंडिया में है तो वहाँ पे तो इनकम टैक्स लगेगा, वही तो मैं बोला हूँ ना, इनकम टैक्स यहाँ पे लगेगा क्योंकि इक्वलेशन लेवी नहीं लग रहा है तो इनकम टैक्स लग जाएगा, ठीक है। अंडर सेक्शन नंबर 9 में मानेंगे इंडिया का इनकम है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि मेसर्स XYZ.com एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है एंड वो इनकॉर्पोरेटेड कहाँ पे हुआ है? चाइना में हुआ है एंड उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है एंड उसका पी भी इंडिया में नहीं है। तो वो सेल कर रहा है गुड्स वर्थ 1.2 करोड़ टू इंडियन रेसिडेंट को, वो 1.2 करोड़ सेल कर रहा है। प्लस उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जो कि पर्सन रेसिडेंट है इंडिया का बाय वे ऑफ सेल ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट व्हेन अमाउंट ऑफ बिल जो भी एग्रीगेट बिल है टू ए रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 1 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो 1 लाख से अगर ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, 165 वाला रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, तो 165 नहीं लगेगा क्योंकि सेक्शन नंबर 165 कब लगेगा? अगर 1 लाख से ज़्यादा होगा एंड इंडिया में पी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 1 लाख से कम है तो यहाँ पे 165 नहीं लगेगा। तो एक अभी बचा है 165 ए वाला देखना पड़ेगा। एंड एग्रीगेट जो भी अमाउंट है यहाँ पे दूसरी तो वो है 70 लाख है। तो यहाँ पे था 1.20 करोड़ है एंड यहाँ पे 0.70 करोड़ है क्योंकि 70 लाख है। Services provided to non-resident by way of sale of online advertisement which target resident Indian customers amounting to 20 लाख। तो ये 20 लाख भी आ जाएगा उसमें, 0.20 करोड़ है। तो टोटल अगर मिलाएंगे तो कितना आ रहा है? 2.30 करोड़ है। तो इसके ऊपर लग जाएगा 2% लग जाएगा, ठीक है, 2% लग जाएगा क्योंकि सब कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया है। दी वेब ऑफ डेटा
pertains to financial year 2022-23 discuss the implications of equalization levy on xyz.com for assessment year 2023-24। तो यहाँ पे मैं क्यों आपको आंसर भी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व कर दूंगा ना, जैसे देखिए यहाँ पे कितना जल्दी सॉल्व हो गया है, तो ऐसे अगर सॉल्व कर दूंगा ना तो प्रोविजन क्या लिख रहा है तो वो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। हम अगर ऐसे बता देंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, 1 मिनट में मैं आंसर बता दूंगा। बट आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ आंसर, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि क्या लिखना है हमको, ठीक है। आपका भी रिवाइज हो जाएगा कि हाँ प्रोविजन ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो इसलिए खास करके इक्वलाइजेशन लेवी, क्योंकि उसका आंसर बहुत छोटा है, बट अगर देखेंगे इंस्टीट्यूट के हिसाब से प्रोविजन सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आंसर कैसे वो रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अलग जो भी चैप्टर प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर, तो वहाँ पे मैं आपको आंसर नहीं दिखा रहा था, क्योंकि मैं डिटो ऐसे ही सॉल्व कर रहा था। बट यहाँ पे प्रोविजन ज़्यादा है बट प्रैक्टिकल कम है, तो इसलिए मैं प्रोविजन भी आपको रिवाइज करा रहा हूँ, प्रोविजन भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी 2% कटेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट अगर कोई भी सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज या कोई भी आईपी एड्रेस के थ्रू अगर सप्लाई करेगा तो वहाँ पे अट्रैक्ट होगा। उसके बाद 3 सिचुएशन में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर पी इंडिया में होगा या 6% वाला लगेगा, मीन्स 165 अगर लगेगा, या अगर यहाँ पे 2 करोड़ से कम होगा उसका जो भी सेल्स या टर्नओवर ग्रॉस रिसीट, तो वहाँ पे नहीं लगेगा। बट यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है 165A वाला, मीन्स 2% वाला, तो यहाँ पे TDS कटेगा। TDS नहीं, इक्वलाइजेशन लेवी। तो यहाँ पे टोटल अगर करेंगे तो यहाँ पे 1 करोड़ 20 लाख है, 70 लाख है, एंड तीसरा है 20 लाख है। तो तीनों ही ऐड कर देंगे, तो तीनों अगर ऐड करें, नहीं यहाँ पे 2 करोड़ 10 लाख है, 2 करोड़ 10 लाख, हाँ 2 करोड़ 10 लाख है। हम इसको 2 करोड़ 30 लाख कर दिए थे, तो यहाँ पे 2 करोड़ 10 लाख है, जो कि 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे TDS मेनली ये 2 करोड़ को चेक करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, ये वाला क्राइटेरिया चेक करने के लिए, ठीक है। इक्वलाइजेशन लेवी 2% लगेगा, जो कि बन जाएगा 4,20,000 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को आ जाइए। क्या दिया है, सॉन लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी है, एंड वो एंगेज किस में है, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड सेल ऑफ कारपेट टू एक्सपेंड इट्स इंटरनेशनल सेल। वो हायर कर रहा है सर्विसेज ऑफ लंदन बेस्ड कंपनी का सर्विसेज ले रहा है, जो कि साइन INC और ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए। उसके बाद साइन INC उसका कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022-23 सॉन लिमिटेड पेड कर रहा है 5 लाख टू साइन INC और सर्विसेज प्रोवाइडेड के लिए, एंड डिडक्ट कर रहा है इक्वलाइजेशन लेवी ऑन 15 मार्च 2023 में वो इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट कर रहा है, एंड क्रेडिटेड टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट 15 अप्रैल 2023 में क्रेडिट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इंटरेस्ट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। तो यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी कितना है, तो 5 लाख के ऊपर यहाँ पे लग गया 6%, क्योंकि नॉर्मल वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 करोड़ के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे 5 लाख के ऊपर 6% कटेगा, तो यहाँ पे 30,000 बन जाएगा इक्वलाइजेशन लेवी। एंड यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी कब पेमेंट करना पड़ेगा, जिस महीना में आप इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करें उस महीना का जो भी नेक्स्ट महीना होगा उसका 7 तारीख तक आपको इक्वलाइजेशन लेवी को डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो उसका ये मंथ में 15 मार्च 2023 में ये डिडक्ट कर रहा है, उसका नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ का 7 तारीख जो कि है 7 अप्रैल 2023 तक उसको डिपॉजिट करना था, बट वो डिपॉजिट कर रहा है 15 अप्रैल को डिपॉजिट कर रहा है, मीन्स यहाँ पे 8 डेज का डिले है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा 1% फॉर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो 8 डेज को हम एक मंथ मानेंगे, तो 30,000 के ऊपर यहाँ पे 1% कटेगा और 1 मंथ के लिए, तो यहाँ पे बन जाएगा कितना 30,000 1% 1 मंथ, तो 300 यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। 300 इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सिंपल है। तो चलो उसके बाद क्या क्या सर्कमस्टेंस है जहाँ पे पेनल्टी नहीं लगता है, तो पेनल्टी नहीं लगता है अगर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसको देना पड़ेगा। एंड दूसरा चीज़ है कि वो अगर सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाएगा असेसिंग ऑफिसर, अगर सफिशिएंट रीजन है, कॉज है, तो वहाँ पे पेनल्टी नहीं लगेगा। तो 2 सिचुएशन लिखना पड़ेगा। पहला तो अगर सफिशिएंट कॉज होगा, रीजन होगा, तो वहाँ पर अगर असेसिंग ऑफिसर अगर वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो वहाँ पे नहीं लगेगा पेनल्टी। एंड दूसरा सिचुएशन है कि अगर पेनल्टी लगा दिया है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देकर, तो वहाँ पे भी पेनल्टी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया है कि सॉन लिमिटेड एग्रीड बाय द ऑर्डर इम्पोजिंग पेनल्टी, तो वहाँ पे क्या रहेगा, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। तो यहाँ पे उसको अपील फाइल करना पड़ेगा कमिश्नर ऑफ अपील के पास 30 डेज के अंदर, ठीक है। 30 डेज के अंदर यहाँ पे कमिश्नर ऑफ अपील के पास उसको फाइल करना पड़ेगा अपील। एंड यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे उसको सफिशिएंट रीजनेबल कॉज अगर होगा तो वहाँ पे नहीं लगेगा। एंड दूसरा है अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देना पड़ेगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे पेनल्टी लगेगा जो इंटरेस्ट 300 लगेगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को चलो चलते हैं। एक्सप्लेन दी कोर रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन एंड ट्रेडिशनल बिजनेस ट्रांजैक्शन कॉजिंग डिफिकल्टी टू टैक्स द इनकम ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे क्या क्या डिफिकल्टीज है, रीजन क्या है कि जो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन एंड ट्रेडिशनल बिजनेस ट्रांजैक्शन के बिटवीन क्या क्या डिफिकल्टी है कि यहाँ पे टैक्स लगाने के लिए क्या क्या डिफिकल्टी आ गया है। पहले जो ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शन जो हो रहा था एंड जो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे जो डिफरेंस क्या है, डिफिकल्टी क्या है, कोर रीजन क्या है, मेनली यहाँ पे एब्सेंस है, नेशनल बाउंड्रीज का एब्सेंस है, एंड कोई भी यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस नहीं चाहिए ये ई कॉमर्स में, एंड कोई भी फिजिकल डिलीवरी नहीं चाहिए। तो ये तीनों मेन जो डिफरेंस है, पहला है एब्सेंस ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, उसके बाद रिक्वायरमेंट नहीं है आपको फिजिकल प्रेजेंस का या फिजिकल डिलीवरी ही नहीं चाहिए। यही सबसे मेन डिफरेंसेस है, ठीक है। एंड ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के ऊपर
साइबर स्पेस में वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कहाँ पे कंप्लीट होता है वो पता नहीं चलता है, जो कि सोर्स रूल होता है कि जहाँ पे एक्चुअल ट्रांजैक्शन होता है वहाँ पे लगेगा, उस कंट्री के ऊपर लगेगा, बट यहाँ पे वो साइबर स्पेस में ही वो कंप्लीट हो जाता है, तो इसलिए वो भी डिफिकल्टी हो जाता है। तो यहाँ पे क्लियर नहीं होता है कि कहाँ पे वो ट्रांजैक्शन इफेक्ट हो रहा है, मीन्स कंप्लीट हो रहा है, एंड वो डिफिकल्टी कर देता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो भी सोर्स रूल टैक्सेशन इंप्लीमेंट करने के लिए डिफिकल्टीज बना देता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये नहीं आता है, ठीक है। ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन हैव रिप्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ जनरली एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ट्रेडिशनली, डिस्कस ब्रीफली द इशू रिलेटिंग टू सच ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे जो भी ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन वो रिप्लेस कर रहा है जो भी कॉन्सेप्ट जनरली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ऊपर जो ट्रेडिशनली था उसको वो रिप्लेस कर दिया है। तो आप बताइए क्या इससे रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, कैसे वो रिप्लेस कर रहा है आप बताइए। द टाइपिकल टैक्सेशन इशूज रिलेटिंग टू ई कॉमर्स आर, तो यहाँ पे कुछ ई कॉमर्स इशूज है, टिपिकल जो भी था टैक्सेशन कैसे होता था। The difficulty in characterizing the nature of payment and establishing the nexus or link between taxable transaction activity and taxing jurisdiction, तो यहाँ पे डिफिकल्टी बन जाता है कि कैरेक्टर कैसा है नेचर ऑफ पेमेंट का, या यहाँ पे लिंक जो भी था टैक्सेबल ट्रांजैक्शन एंड एक्टिविटी एंड टैक्सिंग जुरिडिक्शन, वो लिंक कुछ भी नहीं रहता है। एंड दूसरा ही ये डिफिकल्टीज बना देता है फॉर लोकेटिंग द ट्रांजैक्शन, कहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, या एक्टिविटी, या आइडेंटिफाई द टैक्स पेयर फॉर इनकम टैक्स पर्पज, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना टैक्स पेयर को इनकम टैक्स पर्पज के लिए, वो भी डिफिकल्टीज बन जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, ठीक है, ये क्वेश्चन सिमिलर है। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 12। आगे चलते हैं, सिमिलर क्वेश्चन ही आता है, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन है जो कि सिमिलरली रहता है, वही एग्जाम में आता है, ठीक है, वही आता रहता है एग्जाम में। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में रॉयल्टी था, ये क्वेश्चन में पीपर टेक्निकल सर्विसेज है, बट वहाँ पे नहीं लगा था जो भी आपका वहाँ पे लगा था, इक्वलेशन लेवी लगा था, बट वहाँ पे रॉयल्टी नहीं माने थे, बट यहाँ पे फीपर टेक्निकल सर्विसेज मानेंगे एंड यहाँ पे इक्वलेशन लेवी नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। PQR लिमिटेड, उसका हेडक्वार्टर मल्टीनेशनल कंपनी है, वो हेडक्वार्टर इंडिया में है, एंड वो एंटर इनटू ए फिक्स्ड फी एग्रीमेंट 3 करोड़ के लिए वो एंटर करता है एक्स अकाउंटिंग लिमिटेड के साथ, जो कि यूके का है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 विच वाज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको अप्रूव कर रहा है। उसके बाद है आज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट एक्स अकाउंटिंग लिमिटेड, जो कि यूके का है, वो मेंटेन करेगा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थ्रू विच इट प्रोवाइड्स IFRS advisory and consultancy services which also include providing response to queries raised by PQR limited। तो यहाँ पे ये जो एक्स अकाउंटिंग लिमिटेड है वो है यूके का है, ये एक ई कॉमर्स ऑपरेटर का काम करेगा, ठीक है। एंड रेसिडेंट कौन है, PQR लिमिटेड, वो इंडिया का रेसिडेंट है, तो इसलिए यहाँ पे तो लग जाएगा वो वाला जो भी आपका इक्वलेशन लेवी अंडर सेक्शन नंबर 165A वाला लगेगा, एंड यहाँ पे 2% लगेगा ये जो इक्वलेशन लेवी है। उसके बाद टेक्निकल स्टाफ ऑफ एक्स अकाउंटिंग लिमिटेड यूके, वो प्रोवाइड करेंगे एक्सपर्ट व्यूज वर्चुअली ओवर द प्लेटफॉर्म विद इन 24 to 72 आवर के अंदर, जो भी टेक्निकल स्टाफ वो प्रोवाइड करेंगे, जो भी क्वेरीज का आंसर देंगे, व्यूज देंगे। फर्दर एक्स अकाउंटिंग लिमिटेड ऑल्सो प्रोवाइड कस्टमाइज ट्रेनिंग थ्रू द एम्बेडेड ऑनलाइन वीडियोज प्लेटफॉर्म एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्सनल वर्किंग विथ PQR लिमिटेड। तो यहाँ पे एक्स अकाउंटिंग लिमिटेड का उनका जो भी जो पर्सनल वो यहाँ पे कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे थ्रू वर्चुअल वीडियो के, ऑनलाइन वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, जो भी पर्सनल ऑफ द PQR लिमिटेड। एक्स अकाउंटिंग लिमिटेड डज नॉट हैव एनी ऑफिसेज आउटसाइड यूके, मीन्स उसका जो भी ऑफिसेज एक्स अकाउंटिंग लिमिटेड का कोई भी ऑफिसेज आउटसाइड इंडिया में, आउटसाइड इंडिया क्या, आउटसाइड यूके में ही नहीं है, मीन्स इंडिया में उसका कोई भी PE नहीं है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। एंड पेमेंट कितना कर रहा है, तो पेमेंट यहाँ पे कर रहा है, पेमेंट कितना कर रहा है, 3 करोड़ यहाँ पे पेमेंट कर रहा है, ठीक है, 3 करोड़ पेमेंट कर रहा है। बट यहाँ पे जो फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज कहाँ पे यूज हो रहा है, तो यहाँ पे जो पर्सनल वो इंडिया में यूज करेंगे, ठीक है, ये जो पर्सनल ऑफ PQR लिमिटेड वो इंडिया में यूज करेंगे, ये जो टेक्निकल सर्विसेज इंडिया में यूज करेंगे, तो इसलिए ये इंडिया का बन जाएगा, ठीक है, इंडिया का बन जाएगा। Examine the tax implication and India's implication of such payment and received in the hands of X Accounting Limited, UK and PQR Limited India for the Finance Act 2016 and Income Tax Act 1961। तो यहाँ पे ये जो टेक्निकल सर्विसेज इंडिया में यूज हो रहा है, तो वहाँ पे अंडर सेक्शन नंबर 9 ये इंडिया में हम मानेंगे एराइज हो रहा है, अक्रू हो रहा है इंडिया में। तो अगर इंडिया में एराइज अक्रू हो रहा है तो यहाँ पे टैक्स लग जाएगा, ठीक है, टैक्स लग जाएगा 115A में टैक्स लग जाएगा, ठीक है, 115A में टैक्स लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 10% लग जाएगा टैक्स, एंड यहाँ पे इक्वलेशन लेवी नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पे इक्वलेशन लेवी नहीं लगेगा, 2% वाला इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। तो देख लेते हैं आंसर क्या दिया है, क्वेश्चन और भी दिया है, वो जो ड्राफ्ट वाला DTAA वाला दिया है, तो उसको नहीं देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे
115A में लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज मानेंगे एंड यहाँ पे 10% लग जाएगा, सरचार्ज 2% एंड ये हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% लगता है, तो ये फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज लग जाएगा 115A में, ठीक है। एंड यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। आपका इक्वलेशन लेवी नॉट अट्रैक्टेड, क्योंकि अगर फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज या अगर रॉयल्टी लगता है तो वहाँ पे इक्वलेशन लेवी नहीं लगेगा। इक्वलेशन लेवी का सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, बट ये फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज में आ जाता है, तो इसलिए वहाँ पे नहीं लगेगा इक्वलेशन लेवी, ये फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज लगेगा, ठीक है। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज लगेगा। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है कि एक्सट्रैक्ट ऑफ दी ड्यूटी डबल है, इसको चाहे तो पढ़िए, नहीं पढ़िए, उससे कोई भी आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है, कोई भी लॉस नहीं होगा। बहुत सारा दे दिया है ओनली पढ़ने के लिए, इसका यूज़ तो हम ऑलरेडी इसका आंसर बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? इक्वलेशन लेवी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 को आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 है तांजन वेब वो ओन किया है बाय तांजन आईएनसी, मीन्स यहाँ पे तांजन आईएनसी यूएसए का है, वो एक वेबसाइट ओन किया है, तांजन वेब है, एंड इट प्रोवाइड्स ऑनलाइन मार्केट प्लेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मेनली टारगेट कस्टमर इन इंडिया। तो उसका जो भी टारगेट कस्टमर है इंडिया है एंड अदर एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज है उसका टारगेट कस्टमर। इन्वेंटरी ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज एंड फार्म ऑफ गुड्स एंड सप्लाई आर सोल्ड थ्रू तांजन वेब। तो यहाँ पे इन्वेंटरी सोल्ड होता है या कोई भी गुड्स या सप्लाई वो सोल्ड होता है थ्रू तांजन वेब। जनरली सेल प्रोसीड्स आर कलेक्टेड बाय तांजन विच आर लैटर ऑन रेमिटेड टू सप्लायर आफ्टर डिडक्टिंग एग्रीड कमीशन। तो यहाँ पे जो भी सेल प्रोसीड्स वो कलेक्ट करता है, बाद में उसको दे देता है जो भी सप्लायर को, ठीक है, कलेक्ट करके। बिसाइड्स एडवर्टाइजमेंट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड, एडवर्टाइजमेंट फैसिलिटी भी वो प्रोवाइड कर रहा है बाय तांजन अगेंस्ट फिक्स चार्जेस, वो एडवर्टाइजमेंट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नोटेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ तांजन आईएनसी, ये फॉलोइंग बताया है जो भी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे 4 सिचुएशन है एंड क्रोर में दिया है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 दे दिया है। तो यहाँ पहला है गुड्स सोल्ड कर रहा है और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अदर देन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज को छोड़कर टू ए पर्सन जो कि रेसिडेंट इन इंडिया और वो यूज कर रहा है आईपी एड्रेस, मीन्स 165A वाला यहाँ पे बोल रहा है, 165A वाला बोल रहा है। कितना है अमाउंट? 0.6 करोड़ में है, 1912 है। उसके बाद 2A में व्हेन अमाउंट ऑफ बिल और एग्रीगेट बिल्स टू ए रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 1 लाख फॉर रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे एग्रीगेट अमाउंट ऑफ बिल वो 1 लाख से कम है, तो 1 लाख से कम है तो 165 नहीं लगेगा, तो यहाँ पे भी लगेगा 165A लगेगा, ठीक है, 165A लगेगा। उसके बाद है व्हेन अमाउंट ऑफ बिल और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ बिल टू ए रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 1 लाख फॉर रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे जो बिल का अमाउंट वो एक्सीड कर रहा है 1 लाख से, तो यहाँ पे लगेगा 165 लगेगा, ठीक है, 165 सेक्शन लगेगा। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडेड टू नॉन रेसिडेंट बाय वे ऑफ सेल ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट व्हिच टारगेट द इंडियन कस्टमर। तो यहाँ पे भी 165A वाला लगेगा, 165A वाला लगेगा, ठीक है। उसके बाद टोटल अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये जो चारों आइटम का टोटल अगर देखें यहाँ पे 1.7, 1.9, 30 एंड 43 है। तो यहाँ पे 1.7, 1.9 है, अगर टोटल मिला के भी वो 1.7, 1.9 है जो कि 2 करोड़ से कम है, तो यहाँ पे तो नहीं लगेगा आपका 165A, यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है, 165 यहाँ पे नहीं लगेगा एंड यहाँ पे भी 165A नहीं लगेगा, ठीक है, 165A नहीं लगेगा। एंड ओनली ये जो सिचुएशन है 165 सिचुएशन है, बट यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो यहाँ पे लगेगा 165 एंड यहाँ पे लगेगा 165 एंड यहाँ पे लगेगा 165A एंड यहाँ पे लगेगा 165A। तो यहाँ पे लगेगा एट द रेट ऑफ 6% लगेगा एंड यहाँ पे लगेगा एट द रेट ऑफ 6% एंड यहाँ पे लगेगा आपका जो भी 30 रहेगा, 30 में से हम ये 10 लेस कर देंगे, ठीक है, टोटल करेंगे तो 10 लेस कर देंगे एंड यहाँ पे 0.4 लेस करने के बाद जो भी अमाउंट रहेगा, क्योंकि हम जो भी 165A वाला है बाद में देखेंगे तो आपका डाउट हो जाएगा, बाद में हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद गुड्स sold and services provided to non-resident not covered under the above data and not covered by section number 165 165A। तो ये है 100 150 96 10। तो यहाँ पे तो नहीं लगेगा क्योंकि ये कवर नहीं होता है 165A में, तो इसलिए यहाँ पे आपका IT एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट लगेगा, तो उसी हिसाब से ये जो ट्रांजैक्शन के ऊपर IT एक्ट लगेगा, ठीक है। एंड एडिशनली जो भी यहाँ पे चाहे वो उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में हो या नहीं हो, तो उसको जो भी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट उसके ऊपर भी TDS काटना पड़ेगा, ठीक है, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के ऊपर उसको TDS काटना पड़ेगा, क्योंकि जब हम फ्लिपकार्ट में एक TDS का सेक्शन पढ़े थे 194O, शायद 194O में जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो वो TDS करता है, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का वो TDS करता है, ठीक है, अगर वो 5 लाख का कुछ ज़्यादा होता है वो ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे Tanjan INC wants to know the tax consequences in India pertaining to above information in the following situation। क्या करना पड़ेगा उसको? सिचुएशन 1 है तांजन INC का PE है इंडिया में एंड अबव ट्रांजैक्शन वो इफेक्टेड कनेक्टेड टू सच PE है, तो यहाँ पे तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा एंड यहाँ पे लगेगा इनकम टैक्स, क्योंकि उसका PE इंडिया में है, मीन्स उसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस बन जाएगा इंडिया में एंड वो बिजनेस कनेक्शन कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो वहाँ पे इंडिया में
उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो पहला सिचुएशन में उसका पी है इंडिया में, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लगेगा, इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा, ठीक है। बट इक्वलाइजेशन लेवी अगर नहीं लगेगा तो वहाँ पे इनकम टैक्स लग जाएगा, ठीक है। इनकम टैक्स लग जाएगा, टैक्स उसको डिडक्ट करना पड़ेगा, 194O में उसको डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन में क्या बोला है, दूसरा सिचुएशन में बोला है कि ट्रांजन आईएनसी का कोई भी पी नहीं है, तो पी नहीं है तो वहाँ पे देखना पड़ेगा इक्वलाइजेशन लेवी कितना लगेगा। तो सिचुएशन 2 में इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा 6% लगेगा, ठीक है। ओनली पॉइंट नंबर 2.2 है, ठीक है, पॉइंट नंबर 2.2 है, तो ये वाला पॉइंट नंबर 2.2 है, तो ये वाला पॉइंट नंबर 2.2 है, 165 लगेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए 165 लगेगा ये पॉइंट के लिए ओनली, ठीक है। यहाँ पे लगेगा 6% लगेगा, ठीक है, 6% लगेगा क्योंकि अमाउंट जो भी है वो 1 लाख से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे लगेगा। तो अगर यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी लगता है तो वहाँ पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, तो इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इक्वलाइजेशन लेवी 2% वाला लगेगा, जो कि 165A वाला कितना लगेगा, तो ये लगेगा पॉइंट नंबर 1 के ऊपर एंड 2.1 के ऊपर एंड 3 पॉइंट के ऊपर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है 165A कहाँ पे लगेगा, ये पॉइंट 1 के लिए लगेगा, 2.1 के लिए लगेगा एंड 0.3 के लिए लगेगा, यहाँ पे 165A वाला लगेगा, जो कि 2% लगता है, ठीक है, 2% लगता है। बट यहाँ पे एक दिक्कत हो गया है कि दोनों दोनों इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा, ठीक है, डबल इक्वलाइजेशन लेवी नॉट पॉसिबल। तो इक्वलाइजेशन लेवी एट द रेट ऑफ 2% अंडर सेक्शन नंबर 165A इज नॉट चार्जेबल इफ ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर लाइबल हो जाता है 6%, मीन्स अगर एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर 165 लगता है तो उसके ऊपर दोबारा 165A नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो ट्रांजन आईएनसी के ऊपर अगर इक्वलाइजेशन लेवी अंडर सेक्शन नंबर 165 लग जाता है, क्योंकि ये पॉइंट के लिए लग रहा है, 2.2 के लिए लग रहा है, यहाँ पे उसके ऊपर 2.2 ये है, ये ट्रांजैक्शन के लिए एक बार लग गया है ट्रांजन आईएनसी के ऊपर, तो उसके ऊपर दोबारा नहीं लगेगा, 165A वाला नहीं लगेगा, ठीक है। तो डबल इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगता है, एक ही आरसीसी के ऊपर नहीं लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लगेगा इक्वलाइजेशन लेवी अंडर सेक्शन नंबर 165A नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 194O लगेगा, ठीक है, 194O लगेगा, कहाँ पे लगेगा देखना पड़ेगा, यहाँ पे जहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा तो वहाँ पे 194O लगेगा, ठीक है। तो आ जाइए, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 है एंड इन क्रोर में दिया है। तो यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी जो भी 6% वाला लगेगा ओनली 0.2 में लगेगा, तो वहाँ पे अप्लीकेबल होगा क्या, यही सिचुएशन में लगेगा, क्योंकि यहाँ पे था आपका 0.4 था एंड यहाँ पे था 10 करोड़ था एंड यहाँ पे नील था, ठीक है, एंड यहाँ पे नील था। अगर देखेंगे अमाउंट का टेबल अगर देखेंगे तो यहाँ पे तो नहीं लगेगा एंड यहाँ पे भी नहीं लगेगा, तो यही बताया है, नो यहाँ पे नो एंड यहाँ पे नो, यहाँ पे येस, यहाँ पे येस। अगर येस होता है ये दोनों सिचुएशन में तो कितना लगेगा, 6% लगेगा। तो ये 0.4 करोड़ के ऊपर 6% अगर देखेंगे ये 0.024 एंड यहाँ पे 0.6 लगेगा, यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी। तो अगर इक्वलाइजेशन लेवी लग जाता है जहाँ पे, तो वहाँ पे दोबारा नहीं लगेगा इनकम टैक्स, तो यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी लगता है एंड यहाँ पे लगता है, तो यहाँ पे येस होगा, नो कैसे हो गया है, यहाँ पे येस होगा। तो ये दोनों सिचुएशन में आपका सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 50 लगेगा, मीन्स यहाँ पे एग्जेम्पशन हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे दोबारा इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये दोनों सिचुएशन में इनकम टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि इक्वलाइजेशन लेवी अगर एक बार लगता है तो वहाँ पे आपका इनकम टैक्स नहीं लगेगा। बट यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 50 यहाँ पे नहीं लगेगा एंड यहाँ पे भी नहीं लगेगा, मीन्स यहाँ पे इनकम टैक्स लगेगा, क्योंकि सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 50 जहाँ पे लगेगा तो वहाँ पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ये दोनों सिचुएशन में सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 50 नहीं लगेगा, तो यहाँ पे आपका इनकम टैक्स लग जाएगा। तो ये था 6% वाला के लिए। अभी देखेंगे इक्वलाइजेशन लेवी फॉर 2% वाला के लिए देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2% के लिए 3 ट्रांजेक्शन है, एक तो पॉइंट नंबर 1 के लिए, 3 के लिए एंड 2.1 के लिए, 3 ट्रांजेक्शन के लिए, जहाँ पे 2 करोड़ से ज़्यादा था उनका जो भी अमाउंट, ठीक है, जो भी अमाउंट अगर यहाँ पे मिलाएंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है, तो टोटल इसको थोड़ा एक बार हम इरेज कर देते हैं। तो टोटल था यहाँ पे ओनली 165A वाला ट्रांजैक्शन देख लेते हैं कितना होगा। तो टोटल यहाँ पे 1.7 है, क्योंकि ये वाला नील है, ठीक है, ये वाला नील है एक ही। तो यहाँ पे 1.4 अगर डिडक्ट कर देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 1.5 है एंड यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे 30 एंड यहाँ पे 43 से ये 33 है, तो ये है 165A वाला, 165A वाला। तो आ जाइए 165A वाला है, यहाँ पे है 1.7 है एंड यहाँ पे 1.5 है एंड यहाँ पे 33 है एंड यहाँ पे कुछ 18 जैसा है। तो यहाँ पे 2 करोड़ से कम है, यहाँ पे 2 करोड़ से कम है, यहाँ पे 2 करोड़ से कम है, तो यहाँ पे नहीं लगेगा, 165A नहीं लगेगा एंड यहाँ पे 2 करोड़ से ज़्यादा है एंड यहाँ पे 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। तो कितना लगेगा 18, जो भी करोड़ के ऊपर 0.2% लगेगा, 18 करोड़ था, नहीं कुछ 30 करोड़ होगा, 30 करोड़, ठीक है, हम गलती में 18 करोड़ लिखे थे, तो यहाँ पे 18 नहीं है 30 है,
तो 30 करोड़ है, जो कि 2 करोड़ से ज़्यादा है तो सेम ही है। तो यहाँ पे उसके ऊपर 2% लगेगा 0.6 करोड़, एंड यहाँ पे 33 करोड़ के ऊपर 2% लगेगा 0.66 यहाँ पे लगेगा इक्वलाइजेशन लेवी। तो अगर इक्वलाइजेशन लेवी लग जाता है तो वहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा 10, एग्जाम्पशन इनकम टैक्स के ऊपर लग जाएगा, जो कि है 10 सबसेक्शन 50 में लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, मीन्स यहाँ पे इनकम टैक्स लगेगा। ठीक है, यही है प्रोविजन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आंसर भी बहुत बड़ा है। व्हेन इक्वलाइजेशन लेवी अगर एप्लीकेबल नहीं होगा तो वहाँ पे नॉर्मल प्रोविजन में इनकम टैक्स लग जाएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द इक्वलाइजेशन लेवी 2%, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर उसको काटना पड़ेगा टीडीएस अंडर सेक्शन नंबर 194 में ऑन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, जो भी सप्लायर के ऊपर यहाँ पे टीडीएस काटना पड़ेगा। ये तो 2% लगेगा, बट ई कॉमर्स ऑपरेटर को ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के लिए काटना पड़ेगा टीडीएस। ठीक है, ये हो गया। ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 16 है, ये क्वेश्चन सिमिलर है। उसके बाद चलो चलते हैं आगे। ये जो इक्वलाइजेशन लेवी, इसमें जो रिपीटेटिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर, ये भी सिमिलर है, ये क्वेश्चन किए थे, आप भी इसको सिमिलर मार्किंग कर दीजिए। तो यहाँ पे रह गया क्वेश्चन नंबर 18 को। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 18 नया क्वेश्चन है एंड ये एग्जाम क्वेश्चन है। आस्टर आईएनसी एक कंपनी बेस्ड इन कनाडा का है एंड वो ओन कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, मैनेज कर रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म व्हिच एक्ट एज ए मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ई रीडर्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ग्लोबली एंड व्हिच ऑल्सो होस्ट एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे वो दो चीज़ कर रहा है, पहले तो वो सेलिंग एंड बाइंग कर रहे हैं उस वेबसाइट के थ्रू ई रीडर्स, एंड दूसरा है वो होस्ट कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट का होस्ट कर रहा है। ठीक है, दो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एंड आस्टर आईएनसी वो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इको है, क्योंकि वो ऑपरेट ओन एंड मैनेज कर रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये है इको, इतना आपको नॉलेज आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये थ्रू दिस वेबसाइट आस्टर आईएनसी वो सोल्ड करा है ई रीडर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड XYZ आईएनसी टू कस्टमर को। ये दोनों एबीसी लिमिटेड एंड XYZ आईएनसी ये दोनों सोल्ड कर रहे हैं थ्रू आस्टर आईएनसी का जो भी वेबसाइट को यूज करके। तो सेलर यहाँ पे कौन है, कस्टमर कौन है, एंड नंबर ऑफ ई रीडर कितना सेल हो रहा है, एंड प्राइस फॉर ई रीडर। एबीसी लिमिटेड एन इंडियन कंपनी एंगेज इन डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ ई रीडर्स। ठीक है, एबीसी एक इंडियन कंपनी है, इंडियन कस्टमर को वो कितना नंबर ऑफ ई रीडर दे रहा है, 2500, एंड कस्टमर आउटसाइड इंडिया बाइंग ई रीडर्स यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। तो यहाँ पे प्राइस पर ई रीडर है 10,000 एंड यहाँ पे 250 नंबर ऑफ ई रीडर वो सर्विस दे रहा है। ठीक है, एंड टोटल $150 है पर ई रीडर है। ठीक है, एंड एक $1 का रुपीज़ है 80 रुपीज़। उसके बाद XYZ आईएनसी एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है एंड उसका पी नहीं है इंडिया में, एंड एंगेज इन डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ ई रीडर्स में। तो इंडियन कस्टमर को वो नंबर ऑफ ई रीडर को दे रहा है 2000 एंड फॉर ई रीडर कितना है 12,000। ठीक है, फॉर ई रीडर है 12,000। उसका कस्टमर आउटसाइड इंडिया बाइंग ई रीडर यूजिंग आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया, तो वो है 1000 एंड फॉर ई रीडर कितना है, वो है $150 एंड $1 है 80 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022-23 एबीसी लिमिटेड पेड 25 लाख टू आस्टर आईएनसी फॉर होस्टिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रमोटिंग सेल टू कस्टमर्स आउटसाइड इंडिया। तो प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट को, तो वो 25,000 पेमेंट कर रहा है होस्टिंग के लिए। एंड XYZ पेड कर रहा है 32 लाख टू आस्टर आईएनसी फॉर होस्टिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रमोटिंग सेल्स टू कस्टमर इन इंडिया। ठीक है, एग्जामिन द इक्वलाइजेशन लेवी implications in respect of the transaction entered into with ABC Limited and XYZ Limited assume that Aster INC does not pay in India। तो Aster INC का कोई भी पी नहीं है। तो पहले देखेंगे कि ये जो ई रीडर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए देखेंगे क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ पे दो है आपका, क्या दो है, एक है इक्वलाइजेशन लेवी 165 और एक है 165A है। तो 165A यहाँ पे देखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये जो सर्विसेज दे रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर का सर्विस दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 2% वाला देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रेसिडेंट कौन हो सकता है, कोई भी रेसिडेंट इन इंडिया एंड कोई भी नॉन रेसिडेंट अगर वो एडवर्टाइजमेंट सर्विस वो लेता है, या कोई भी पर्सन अगर वो आईपी एड्रेस यूज करता है। ठीक है, ये रेसिडेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये सब हो सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम ई कॉमर्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नॉट इंक्लूड एनी कॉन्सिडरेशन जो कि ओन्ड बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और बाय परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट अगर होगा तो वहाँ पे उसके ऊपर नहीं लगेगा। तो ये है आपका 165A है। तो पहले देखें सेल ऑफ ई रीडर। तो सेल ऑफ ई रीडर जो भी कर रहा है, यहाँ पे दो कंपनी है, एक है एबीसी लिमिटेड, दूसरा है XYZ लिमिटेड। तो एबीसी लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, तो ऑब्वियसली मानेंगे जैसे वो उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पी इंडिया में है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लगेगा 165A, यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं लगेगा 165A। एंड दूसरा है XYZ INC, ऑब्वियसली उसका पी नहीं है, तो यहाँ पे लगेगा 165A लगेगा। ठीक है, 165A लगेगा XYZ लिमिटेड के टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन कस्टमर को दो दे रहा है, तो 2000 है प्लस यहाँ पे 1000 का वो आउटसाइड इंडिया कस्टमर है, बट वो आईपी एड्रेस इंडिया का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एबीसी लिमिटेड के लिए नहीं मिलेगा।
ठीक है। ई रीडर ओन्ड बाय एबीसी लिमिटेड वुड नॉट सब्जेक्ट टू इक्वलाइजेशन लेवी, क्योंकि वो इंडियन कंपनी एंड XYZ लिमिटेड यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि 2 करोड़ से ज़्यादा है, ऑब्वियसली हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो टोटल 12,000 है एंड 2,000 ई रीडर दे रहे हैं, प्लस 1,000 ई रीडर मल्टीप्लाई हो जाएगा 12,000। एंड यहाँ पे आपका जो 12,000 कैसे आया है, $150 है पर ई रीडर, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए। तो टोटल अगर करेंगे 3 करोड़ 60 लाख है, उसके ऊपर 2% अगर देखेंगे 7,20,000 का इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। ठीक है, ये तो हो गया ई रीडर के बारे में। एंड दूसरा है होस्टिंग के बारे में। ठीक है, होस्टिंग के बारे में यहाँ पे दिया है, तो होस्टिंग के बारे में एक 25 लाख है एंड दूसरा है 32 लाख है। ठीक है, 32 लाख है और दूसरा है 25 लाख है। तो नेक्स्ट पेज में दिया है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे होस्टिंग एडवर्टाइजमेंट जो है 165 लगेगा। ठीक है, इक्वलाइजेशन लेवी 6% लगने के लिए वो रेसिपेंट जो भी है वो रेसिडेंट होना चाहिए या नॉन रेसिडेंट का पीई होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एबीसी लिमिटेड वो क्या कर रहा है, डिडक्ट करेगा इक्वलाइजेशन लेवी यहाँ पे 6%, किसके ऊपर, 25 लाख के ऊपर, जो कि आस्टर आईएनसी का है, क्योंकि उसका पीई नहीं है। तो यहाँ पे 25 लाख के ऊपर 6% 1.5 लाख कटेगा। तो यहाँ पे एबीसी लिमिटेड के लिए यहाँ पे 6% कटेगा, जो भी 25 लाख पेमेंट किया है। बट XYZ लिमिटेड के लिए यहाँ पे नहीं कटेगा 6%, वहाँ पे 2% कटेगा। 6% क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पेमेंट जिसको करेगा जो आस्टर आईएनसी वो मेनली तो नॉन रेसिडेंट, ठीक है, बट एबीसी जो XYZ लिमिटेड वो भी नॉन रेसिडेंट है एंड उसका पीई नहीं है इंडिया में, तो वहाँ पे 165 नहीं लगेगा, 165A लगेगा, जिसके लिए 2% यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी 32 लाख के ऊपर लगेगा, 64,000 इक्वलाइजेशन लेवी, प्लस यहाँ पे जो भी उसका आस्टर आईएनसी का ऐसे भी एक्सीडेंट कर रहा है, उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 है, मेसर्स हुगली LLC एन एंटिटी रेसिडेंट इन USA है एंड वो ओन एंड ऑपरेट कर रहा है ऑनलाइन शॉपिंग आप है, जो कि है फ्लिप जोन है। मीन्स यहाँ पे मेसर्स बुगली LLC वो एक क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है। ठीक है, इको एक है, जो कि यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी कटेगा। ऑन दिस प्लेटफॉर्म इट फैसिलिटेट्स द सेल ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ गुड्स ओन्ड बाय डिफरेंट एंटिटीज। ये जो प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारा डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स ओन्ड बाय डिफरेंट एंटिटीज वो सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। मेसर्स बुगली LLC डज नॉट परमानेंट पीई नहीं है इंडिया में उसका। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 इट गिव्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स दे दिया है, पर्टिकुलर दे दिया है, अमाउंट इन रुपीज दे दिया है। तो रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स टू पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया यूजिंग IP एड्रेस, तो ये आ जाएगा उसमें 1 करोड़ 96 लाख है। प्लस यहाँ पे सेल प्रोसीड्स रिसिप्ट फ्रॉम ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया व्हाइल विजिटिंग सम अदर नाइबरिंग कंट्रीज। ठीक है, ये इंडिया का रेसिडेंट है तो ये भी आ जाएगा। तो टोटल अगर ये दोनों को हम करेंगे तो यहाँ पे 2.03 करोड़ आ रहा है, मीन्स 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो यहाँ पे 2% वाला कटेगा। यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी अंडर सेक्शन नंबर 165A में कटेगा। ठीक है, इसके ऊपर एट द रेट ऑफ 2% कटेगा। ठीक है, इसके ऊपर 2% कटेगा, तो यहाँ पे 2 करोड़ 3 लाख, इसके ऊपर 2%, तो यहाँ पे 4,06,000 यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी रहेगा। ठीक है, 4,06,000 है, तो यहाँ पे ये वाला। ठीक है, एंड टोटल है 2 करोड़ 3 लाख है। उसके बाद चलो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन उस पेज का नीचे रह गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 को। INC एक कंपनी बेस्ड इन USA है एंड वो एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन ग्लोबली, वो एंगेज है एंड वो सेल कर रहा है ईच मोबाइल फ़ोन और USD 2,000। ठीक है, $2,000 में वो सेल कर रहा है। अल्फा INC अनदर कंपनी बेस्ड इन USA ओन एंड मैनेज कर रहा है एक वेबसाइट विच एक्ट एज ए मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड ऑल्सो होस्ट एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे भी ये जो अल्फा INC वो क्या कर रहा है, वो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर का काम कर रहा है, इको, क्योंकि वो एक वेबसाइट ओन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, मेंटेन कर रहा है एंड जिसके थ्रू वो बाइंग एंड सेलिंग का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, प्लस होस्टिंग का काम कर रहा है। ठीक है, गामा LLC एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन UK इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ प्रिंटर। तो गामा वैसे ही है जैसे QE INC जैसे है, वैसे गामा LLC है, वो भी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ प्रिंटर में एंगेज है एंड वो UK बेस्ड कंपनी है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022-23 QE INC वो सोल्ड कर रहा है 80,000 मोबाइल फ़ोन वो सोल्ड कर रहा है। ठीक है, प्लेटफॉर्म थ्रू व्हिच द मोबाइल फ़ोन आर सोल्ड एंड कस्टमर कहाँ का है, टू होम दी मोबाइल फ़ोन आर सोल्ड एंड नंबर ऑफ मोबाइल कितना सोल्ड हुआ है। तो पहला ये जो QE वो सोल्ड करा है मोबाइल फ़ोन थ्रू अल्फा INC, जो भी कस्टमर कहाँ का है वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, 15,000 सोल्ड करा है एंड थ्रू अल्फा INC के थ्रू जो भी पर्सन वो रेसिडेंट नहीं है इंडिया का, मीन्स UK में बैठे हैं एंड रेसिडेंट भी नहीं है इंडिया का, तो ये तो इक्वलाइजेशन भी नहीं लगेगा क्योंकि बाहर सब कुछ हो रहा है। तो 25,000 मोबाइल फ़ोन सोल्ड हो रहा है। उसके बाद थ्रू QE INC ओन वेबसाइट के थ्रू वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सोल्ड करा है, यहाँ पे लगेगा एंड थ्रू QE INC ओन वेबसाइट के थ्रू जो भी पर्सन वो रेसिडेंट नहीं है इंडिया का एंड वो यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट, वो इंडिया का भी नहीं है, वो UK का है, तो इसलिए यहाँ पे तो नहीं लगेगा आपका इक्वलाइजेशन लेवी। तो ये दोनों सिचुएशन में नहीं लगेगा, ये एंड यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। ठीक है, 2% वाला लगेगा। उसके बाद है थ्रू QU
INC फिजिकल स्टोर इन USA, तो उसका जो भी फिजिकल स्टोर उसके थ्रू वो सोल्ड कर रहा है, जो भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को सोल्ड कर रहा है 21,000 सोल्ड कर रहा है, तो वो भी आउटसाइड इंडिया है, तो इंडिया में कुछ भी नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे अजम्पशन आप ले सकते हैं, जैसे उसका जैसे यहाँ पे वो फिजिकल प्रेजेंस वाला भी देख सकते हैं, हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद टोटल दे दिया है इतना मोबाइल 80,000 सोल्ड हुआ है। उसके बाद गामा LLC वो एंटर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट अल्फा INC के साथ फॉर पब्लिशिंग इट्स एडवर्टाइजमेंट ऑन इट्स वेबसाइट ऑफ अल्फा INC में एंड फॉर द पीरियड 1 मार्च 2023 टू 31 मार्च 2023, एक महीना के लिए। उसके बाद गामा LLC वो पेड कर रहा है USD 50,000 फॉर होस्टिंग एडवर्टाइजमेंट इन इंडिया फॉर इंडियन कस्टमर के लिए एंड USD 20,000 फॉर होस्टिंग एडवर्टाइजमेंट इन UK फॉर UK कस्टमर। तो यहाँ पे मेनली गामा LLC वो पेमेंट कर रहा है 50,000 फॉर एडवर्टाइजमेंट के लिए इंडियन कस्टमर के लिए एंड USD 20,000 जो भी डॉलर वो फॉर UK कस्टमर के लिए। उसके बाद QE एंड अल्फा एंड गामा डू नॉट हैव एनी PE, इंडिया में कुछ भी नहीं है ये तीनों एंटरप्राइजेस का। तो discuss the India tax implication in the above scenario. As per the income tax, you may assume that the sale of mobile phone was evenly distributed throughout the year and 1 USD यहाँ पे कितना है 80 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये सब कुछ डेटा दे दिया है। हम यहाँ पे टैक्स इम्प्लीकेशन देखें किसके हाथ में, QE एंड अल्फा INC के लिए, क्योंकि हमको ऊपर वाले के लिए पहले देखना पड़ेगा, इसके लिए पहले देखेंगे, उसके बाद नीचे के लिए अलग से देखेंगे दो ट्रांजेक्शन के लिए। पहले ऊपर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ट्रांजेक्शन के लिए हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे भी दो ट्रांजेक्शन, क्योंकि 50,000 ये एक ट्रांजेक्शन है एंड यहाँ पे 20,000 USD यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन है, तो टोटल 7 ट्रांजैक्शन के लिए देखना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे हमको इक्वलाइजेशन लेवी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा, प्लस इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना पड़ेगा, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले देखेंगे कि ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय QE INC के साथ जो भी ट्रांजैक्शन एंटर हुआ है एंड टैक्स इंप्लीकेशन क्या होगा इन द हैंड्स ऑफ QE एंड अल्फा INC के साथ। तो पहले जो भी सेल हुआ है 15,000 मोबाइल फोन्स थ्रू अल्फा INC टू पर्सन हुआ रेसिडेंट इन इंडिया, तो उसका ट्रीटमेंट क्या, तो यहाँ पे 2% लग जाएगा आपका इक्वलाइजेशन लेवी, क्योंकि ये इको है एंड यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन का वैल्यू वो 2 करोड़ से ज़्यादा है, क्योंकि अगर देखें 15,000 फोन से एंड 2,000 पर फोन है एंड 80 रुपीज़ पर कन्वर्जन के लिए, तो टोटल 2.40 करोड़ है, जो कि 2 करोड़ से ज़्यादा है। तो यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगा, ये जो 240 करोड़ है 240 करोड़ है, ठीक है, 240 करोड़ के ऊपर 2% लग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.80 करोड़ बन जाएगा इक्वलाइजेशन लेवी, ठीक है। एंड अगर इक्वलाइजेशन लेवी लग जाता है तो वहाँ पे इनकम टैक्स में कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि एग्जिम्पशन मिल जाता है अंडर सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 50 में, ठीक है। एंड यहाँ पे भी और एक व्यू भी ले सकते हैं, क्योंकि इक्वलाइजेशन लेवी लग रहा है तो यहाँ पे तो नहीं लगेगा इनकम टैक्स, ठीक है, नहीं लगेगा। बट अगर ऑल्टरनेटिवली आप चाहे तो यहाँ पे QEU जो भी INC वो यहाँ पे वुड नॉट बी अवेलेबल, ये जो एग्जामेशन अवेलेबल नहीं होगा सिंस इक्वलाइजेशन लेवी पेड बाय अल्फा INC एंड यहाँ पे जो QE है उसका जो भी कस्टमर है वो इंडिया का रेसिडेंट है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक जो भी प्रेजेंस यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, क्योंकि ये जो 2 करोड़ से ज़्यादा है यहाँ पे जो भी उसका इनकम है इंडियन कस्टमर की वजह से, तो यहाँ पे भी बिजनेस कनेक्शन कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है एंड इंडिया का इनकम बन सकता है। बट आप इक्वलाइजेशन वाला एजम्पशन लेना है, इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा, ठीक है, एंड इनकम टैक्स में एग्जिम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद जो 25,000 मोबाइल फोन जो भी सोल्ड कर रहा है थ्रू अल्फा INC एंड वो जो पर्सन है वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है एंड वो सिटिंग है UK में है, तो इसलिए यहाँ पे तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है एंड वो आउटसाइड इंडिया में ट्रांजैक्शन हुआ है, तो इंडिया का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वैसे इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा यहाँ पे। उसके बाद थर्ड में दिया है कि सेल ऑफ 7,000 फोन्स थ्रू QE ओन वेबसाइट टू पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तो उसका वेबसाइट के थ्रू इंडिया का रेसिडेंट को सोल्ड कर रहा है, तो 2% लग जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे टोटल वैल्यू कितना है, कंसिडरेशन कितना है, वो है 7,000 मोबाइल फोन सोल्ड हुआ है एंड 2,000 पर मोबाइल फोन एंड यहाँ पे कन्वर्जन के लिए 80 रुपीज़, तो टोटल है यहाँ पे 112 करोड़ है, जो कि 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो यहाँ पे 2% इसके ऊपर लग जाएगा, तो 2.24 करोड़ है एंड यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि इक्वलाइजेशन लेवी लग रहा है। उसके बाद है फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या दिया है, सेल ऑफ 12,000 फोन्स थ्रू QE INC ओन वेबसाइट टू पर्सन हु आर नॉट रेसिडेंट इन इंडिया एंड वो यूजिंग कर रहे हैं इंटरनेट ऑफ UK, मीन्स यहाँ पे इंडिया का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा, प्लस यहाँ पे इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा, क्योंकि आउटसाइड इंडिया सब कुछ हो रहा है। उसके बाद फिफ्थ वाला दिया है कि सेल ऑफ 21,000 फोन थ्रू QE फिजिकल स्टोर इन USA एंड पर्सन जो भी वो परचेज करे वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, बट यहाँ पे तो जो भी ट्रांजैक्शन वो सब कुछ आउटसाइड इंडिया में टेकन प्लेस हुआ है, इंडिया में कुछ भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे भी कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है, कोई भी नहीं लगेगा, आपका इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा, प्लस इनकम टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद है जो 6 वाला ट्रांजैक्शन है, जो 50,000 पेमेंट किया है गामा LLC किसको, अल्फा INC को फॉर होस्टिंग द एडवर्टाइजमेंट फॉर इंडियन कस्टमर के लिए, तो यहाँ पे आपका इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगा, 2% लग जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू है वो 2 करोड़ से ज़्यादा है, क्योंकि 2% ऑफ 50,000 USD मल्टीप्लाई हो जाएगा 80, तो टोटल 80,000, ठीक है, 80,000 यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी देना पड़ेगा। और दूसरा ट्रांजैक्शन जो भी USD 20,000 पेड बाय गामा LLC किसको, अल्फा INC को फॉर होस्टिंग एडवर्टाइजमेंट इन UK
पर यूके कस्टमर के लिए, तो यहाँ पे भी इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा, क्योंकि 20,000 जो भी पेमेंट किया है वो टारगेटिंग जो भी इंडियन कस्टमर नहीं है वो नॉन रेसिडेंट है, तो इसलिए यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा एंड इक्वलाइजेशन लेवी भी यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है, नहीं लगेगा। तो ये तो आपका हो गया इक्वलाइजेशन लेवी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे हैं हम आंसर। बट आपको देखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे जो आपका किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना पड़ेगा, तो वहाँ पे हमको इग्नोर करना पड़ेगा, इक्वलाइजेशन लेवी प्रोविजन को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वलाइजेशन लेवी के लिए आपको फाइनेंस एक्ट 2016 देखना पड़ता है, बट यहाँ पे इनकम टैक्स के लिए 1961 देखना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी को इग्नोर करना पड़ेगा। तो टैक्स इंप्लीकेशन क्या रहेगा, ठीक है, टैक्स इंप्लीकेशन क्या रहेगा, तो यहाँ पे जो पहला आई वाला एंड थर्ड आई वाला ट्रांजैक्शन, तो उसके लिए सेम रहेगा ट्रीटमेंट, तो वहाँ पे इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डिस्टेंस बन जाता है, क्योंकि 2 करोड़ से ज़्यादा है जो भी वैल्यू है इंडियन कस्टमर जो रिसीव किए हैं, एंड इसीलिए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में बच जाएगा एंड बिजनेस कनेक्शन भी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। ये है फर्स्ट एंड थर्ड वाला ट्रांजैक्शन के लिए। तो फर्स्ट एंड थर्ड वाला ट्रांजैक्शन के लिए जो 15,000 मोबाइल फोन सोल्ड हो रहा है एंड 7,000 मोबाइल फोन सोल्ड हो रहा है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस बन जाता है इंडिया में, तो इसलिए यहाँ पे बिजनेस कनेक्शन कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है, बिजनेस कनेक्शन कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है, इसको आप काट दीजिए, ये एक दो पॉइंट के लिए एक ही क्लैरिफिकेशन है, तो यहाँ पे बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा एंड इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, जो भी रेस्पेक्टिव इनकम टैक्स रेट में वो टैक्सेबल हो जाएगा एंड ये 2 करोड़ से ज़्यादा है उसका वैल्यू। उसके बाद जो आपका ट्रांजैक्शन 2i एंड iv के लिए, ट्रांजैक्शन 2i एंड iv के लिए ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि जो सेल हो रहा था 25,000 मोबाइल फ़ोन एंड 12,000 फ़ोन्स सेल हुआ था, तो यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि सब कुछ आउटसाइड इंडिया में हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी बिजनेस कनेक्शन नहीं होगा एंड यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा इनकम टैक्स में। उसके बाद जो फिफ्थ वाला ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे भी नहीं लगेगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपका सिक्स के लिए जो 50,000 USD रिसीव किया था किससे, गामा LLC से, तो वहाँ पे इंडिया में हम मानेंगे जैसे डीम टू बी एराइज एंड एक्रू हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो टारगेटिंग कस्टमर है इंडिया का है, तो यहाँ पे बिजनेस कनेक्शन कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा एंड इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। बट 20,000 जो USD गामा LLC पेमेंट किया है, तो यहाँ पे इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में कुछ भी नहीं हो रहा है, आउटसाइड इंडिया में सब कुछ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद लगभग यहाँ पे आपका पूरा इक्वलाइजेशन लेवी चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं एडवांस रूलिंग चैप्टर को चलते हैं, क्योंकि ये आपका इक्वलाइजेशन लेवी में क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा था, तो इसलिए हम इसको पहले शुरू कर दिए हैं। उसके बाद चलो चलते हैं एडवांस रूलिंग चैप्टर को, क्योंकि वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ 8-10 क्वेश्चन है, तो हम वो चैप्टर को चलो चलते हैं, ठीक है, वो चैप्टर को चलो चलते हैं, उसको भी हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ये है चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर इंटरनेशनल टैक्सेशन, तो उसका एडवांस रूलिंग चैप्टर शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, इसको जल्दी जल्दी हम खत्म करेंगे, आप भी पूरा सीरियसली पढ़िए। द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग हैज़ द पावर फॉर कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, एग्जामिन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का पावर है क्या, वो कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स कर सकता है क्या, ऑब्वियसली, क्योंकि उसका जो पावर है वो सिविल कोड का पावर के साथ सेम है, ठीक है, तो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू है। तो यहाँ पे अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग उसका पावर है कि वो सिविल कोड का जो भी पावर है अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तो उसका पावर सेम है। यहाँ पे वो डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन कर सकता है, एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन है, किसी को भी बुला सकता है, कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है, या इशूइंग कमीशन, ये सब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 को आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, द टर्म advance ruling includes within its scope a determination by the board of advance ruling only in relation to a transaction undertaken by a non-resident applicant, examine correctness of this statement with reference to the provision of the income tax। तो यहाँ पे the term advance ruling वो includes विद इन इट्स स्कोप ओनली, वो डिटरमाइन कर देगा जो भी ट्रांजैक्शन वो अंडरटेकन किया है नॉन रेसिडेंट एप्लीकेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एडवांस रूलिंग के पास वो जा सकते हैं डिटर्मिनेशन के लिए ओनली जो भी ट्रांजैक्शन किया है नॉन रेसिडेंट। तो वो सही है या गलत है, वो गलत है, क्योंकि एडवांस रूलिंग के पास पावर है कि वो कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो चुका है या प्रपोज टू बी अंडरटेकन मीन्स होने वाला है, तो वहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे गलत है। उसके बाद दूसरा है कि यहाँ पे नॉन रेसिडेंट ओनली जा सकता है, वो गलत है। रेसिडेंट भी जा सकता है जो भी नॉन रेसिडेंट के साथ जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं, ठीक है। नॉन रेसिडेंट अगर कोई भी रेसिडेंट के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन किए हैं या करने वाला है तो उसके लिए भी जा सकते हैं। प्लस अगर रेसिडेंट कुछ प्रिस्क्राइब लिमिट है उसके ऊपर अगर ट्रांजैक्शन का वैल्यू होगा तो वहाँ पे भी जा सकता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी जा सकता है। एंड यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ हो सकता है या फैक्ट हो सकता है, ठीक है। ये आपका मेन जो सेक्शन था उसको लिखना है, ठीक है। हमारा नोट से आपको रेफर करना पड़ेगा, हमारा नोट से रेफर करना पड़ेगा, ये जो स्टेटमेंट वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सही से आंसर नहीं दिया है, हमारा नोट से अगर लिखेंगे अच्छे से आंसर वहाँ पे हम प्रेजेंट किए हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू एन एप्लीकेंट हु इज एग्रीव्ड बाय द रूलिंग ऑफ बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग, ऑल्सो स्टेट द टाइम लिमिट विद इन व्हिच
शुड एक्सरसाइज द रिमेडी। तो यहाँ पे क्या रिमेडी है एप्लीकेंट के पास, अगर वो कोई भी अपील जो भी कर सकता है किसके, रूलिंग के अगेंस्ट में, एडवांस रूलिंग के अगेंस्ट में वो अपील में जा सकता है। क्या रेमेडी है, ऑब्वियसली वो जा सकता है किसके पास, हाई कोर्ट के पास जा सकता है। कितने दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर जा सकता है, एंड फॉर द 30 डेज मिल सकता है अगर सफिशिएंट कॉज है, ठीक है। एंड यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, ठीक है। अगर रिजेक्ट हो जाता है एप्लीकेशन, अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, ठीक है। एंड वो कब से 30 डेज या 60 डेज काउंट करेंगे, मेनली 60 डेज काउंट हो जाएगा डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ दैट रूलिंग, ठीक है। कम्युनिकेशन जिस दिन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि एग्जामिन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिविंग प्रॉपर रीजन देयर ऑफ, आप प्रॉपर रीजन बताइए। तो यहाँ पे मिस्टर रिकी एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है एंड वो एग्रीव्ड किसके ऑर्डर, पास्ट बाय द बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के ऑर्डर, फास्ट अक्टूबर 2021 में वो एग्रीव्ड हो जाता है जो ऑर्डर रिसीव किया है। सिंस द डिसीजन ऑफ द बोर्ड इज बाइंडिंग ऑन द एप्लीकेंट ही हैज नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट द रूलिंग ऑफ द बोर्ड। तो यहाँ पे प्रोविजन है कि वो बाइंडिंग हो जाएगा एप्लीकेंट के ऊपर, तो यहाँ पे अदर कोई भी ऑप्शन नहीं है उसके पास, उसको मानना पड़ेगा। ऐसे कुछ नहीं है, वो जा सकता है, ठीक है, हाई कोर्ट के पास जा सकता है। ये स्टेटमेंट गलत है, ये हाई कोर्ट के पास जा सकता है विद इन 60 डेज के अंदर एंड फॉर द 30 डेज मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मेसर्स अरित्री लिमिटेड एंड इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी है, wants to seek advance ruling लेने के लिए जाता है from the board of advance ruling in respect of a matter relating to computation of total income involving a question of law relating to such computation. However, the matter is already pending before income tax appellate tribunal के पास वो matter already pending है आज on the date of application for advance ruling, जिस दिन वो application दिया है 12 December 2021 में। It cannot seek the board of advance ruling relating जो भी till मैटर इज पेंडिंग बिफोर ITAT। तो यहाँ पे वो नहीं जा सकता है जो भी बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जब तक वो मैटर पेंडिंग है ITAT के पास, वो गलत है। यहाँ पे वो जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कोई भी रेसिडेंट फॉलिंग विद इन द क्लास और कैटेगरी या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वो जा सकते हैं एडवांस रूलिंग के पास, अगर क्वेश्चन अगर पेंडिंग है किसके पास, एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास अगर भी पेंडिंग होगा तो भी जा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या दिया है, XYZ लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी एंड वो एंटर करता है इनटू ए टेक्निकल नो हाउ एग्रीमेंट विथ ABCINC जो कि कंट्री ए का है, एंड ABCINC हैज ए सिस्टर कंसर्न जो कि है PQR LLC है जो कि कंट्री ए का है, विच हैज ऑब्टेन द एडवांस रूलिंग ऑन एन आइडेंटिकल टेक्निकल नो हाउ एग्रीमेंट विथ अनदर इंडियन कंपनी। तो यहाँ पे कंट्री ए का एक PQR LLC है, वो ऑब्टेन किया है एडवांस रूलिंग ऑन एन आइडेंटिकल टेक्निकल नो हाउ एग्रीमेंट में लिया है अनदर इंडियन कंपनी PQR लिमिटेड। कैन XYZ लिमिटेड make use the advance ruling for its assessment proceedings in April 2021। तो यहाँ पे XYZ लिमिटेड ले सकता है वो आइडेंटिकल इशू जो भी वहाँ पे डिसाइड किया है एडवांस रूलिंग, वहाँ पे वो ले सकता है क्या, नहीं ले सकता है। आज पर सेक्शन नंबर 245S के हिसाब से वो ओनली बाइंडिंग किसके ऊपर होता है, वो बाइंडिंग ओनली होगा जो भी ट्रांजैक्शन है एंड आपका जो भी ACC जो एप्लीकेंट है एंड यहाँ पे PCIT एंड CIT लेवल एंड उसका नीचे वाला इनकम टैक्स अथॉरिटी के ऊपर एप्लीकेबल है। उसको छोड़कर अलग सा कोई भी यहाँ पे अथॉरिटी या कोई भी पर्सन या कोई भी ट्रांजैक्शन के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे प्रोविजन बता रहा है कि यहाँ पे नहीं ले सकता है। बट एक मद्रास हाईकोर्ट का एक केस स्टडी था जो कि था P शेखर ट्रस्ट, तो वहाँ पे बोला था कि वो रूलिंग को ले सकता है, बट आपको प्रोविजन के हिसाब से जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिखेंगे कि नहीं ले सकता है क्योंकि यहाँ पे ओनली वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, वो ओनली बाइंडिंग है प्रिंसिपल कमिश्नर PCIT CIT एंड सबऑर्डिनेट जो भी ऑफिसर या एंड कॉन्सर्न एप्लीकेंट एंड स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के ऊपर एप्लीकेबल। तो इसलिए XYZ लिमिटेड वो रूलिंग नहीं ले सकता है, इवन इफ वो आइडेंटिकल है या सिस्टर कॉन्सर्न का वो रूलिंग है तो उससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे वो नहीं ले सकता है, ठीक है। उसको एक बेटर रहेगा कि वो फ्रेश एप्लीकेशन कर सकता है एडवांस रूलिंग के लिए, ठीक है। बट मद्रास हाईकोर्ट बोल रहा है कि ले सकता है, अगर आप चाहे तो यहाँ पे नोट में भी ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से वो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको प्रोविजन के हिसाब से जाना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है अल्फा लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, मेक एन एप्लीकेशन ऑन April 2021 द असेसिंग ऑफिसर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन द टेक्निकल नो हाउ पेमेंट टू बी मेड बीटा INC कंट्री बी का है। व्हेन दिस इज पेंडिंग बीटा INC फाइल्ड एप्लीकेशन इन जून 2021 बिफोर एडवांस अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास इन रेस्पेक्ट ऑफ सेम मैटर। कैन अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग रिजेक्ट द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग वो रिजेक्ट कर सकता है क्या, वो एप्लीकेशन ऑफ बीटा INC का ऑन द ग्राउंड दैट सिमिलर इशू इज पेंडिंग बिफोर द असेसिंग ऑफिसर, ऑन द ग्राउंड दैट सिमिलर इशू इज पेंडिंग बिफोर द असेसिंग ऑफिसर, वो रिजेक्ट कर सकता है क्या। तो एक केस स्टडी था जो कि था न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, वो इतना भी इसका जो केस लॉ का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वैसे भी प्रोविजन में बताया है कि जो भी आपका एक रूलिंग आता है वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक है, मीन्स जो भी एप्लीकेंट देता है जो ट्रांजैक्शन एंड PCIT CIT एंड उसका जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर के ऊपर वो एप्लीकेबल मीन्स बाइंडिंग हो जाता है। एंड अगर सिमिलर जो भी आइडेंटिकल केस अगर दूसरा कोई भी ACC लेना चाहता है वो नहीं ले सकता है। तो यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे उसका एक जो भी केस स्टडी वो पेंडिंग है कहाँ पे, टैक्स रेट वो टेक्निकल नो हाउ के लिए वो बीटा INC कंट्री बी का है, वो अल्फा लिमिटेड इंडियन कंपनी वो एप्लीकेशन दिया है एंड दूसरा बीटा INC वो एप्लीकेशन देना चाहता है। तो वहाँ पे
व्हेन दिस इज पेंडिंग बेटा आईएनसी वो फाइल कराएगा एप्लीकेशन, वो फाइल करा है एडवांस रूलिंग के पास, क्या ना एडवांस रूलिंग वो रिजेक्ट करेगा बेटा आईएनसी का ऑन द ग्राउंड दैट सिमिलर इशू इज पेंडिंग, नहीं, क्योंकि सिमिलर इशू अगर पेंडिंग होगा तो वहाँ पे भी यहाँ पे वो जो एप्लीकेशन दिया है वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक है, मीन्स वो एप्लीकेंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा एंड ट्रांजैक्शन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, बट यहाँ पे बीटा आईएनसी वो अलग से एक एप्लीकेशन दे रहा है, तो वहाँ पे वो जो एप्लीकेशन उसके ऊपर बाइंडिंग है एंड ये बीटा आईएनसी जो एप्लीकेशन देगा बीटा आईएनसी के ऊपर बाइंडिंग होगा, ठीक है। दोनों सेम इशू अगर के ऊपर अगर देंगे एप्लीकेशन तो वो हम नहीं मानेंगे कि ये सेम इशू के ऊपर दोनों एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो उसके लिए रिजेक्ट कर देंगे, नहीं रिजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा दिया है कि यहाँ पे डेट को लेकर वो कब आया था ये प्रोविजन एंड उसको लेकर बहुत लफड़ा दिया है, बट आपको मैं जैसे बताया हूँ सिमिलरली जो प्रीवियस क्वेश्चन में बताए थे तो उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे दो व्यू दिया है, बट आपको यहाँ पे फाइनल जो व्यू दिया है कि बेस्ड ऑन द व्यू एडवांस अथॉरिटी ऑफ जो एडवांस रूलिंग कैन अलाउ द एप्लीकेशन ऑफ बीटा आईएनसी इवन इफ द क्वेश्चन अगर रेज वो एप्लीकेशन अगर पेंडिंग बिफोर असेसिंग ऑफिसर ऑफ अल्फा लिमिटेड केस तो भी वो यहाँ पे अलाउ करेंगे, एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे दिया है कि द टर्म एडवांस रूलिंग इंक्लूड्स विद इन स्कोप, तो ये वाला क्वेश्चन सिमिलर है जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 या 2 किए थे, जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन सिमिलर है, ठीक है। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज दी रेमेडी अवेलेबल टू एन एप्लीकेशन हु इज एग्रीव्ड दी रूलिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग, ये भी सिमिलर है, ठीक है, ये भी सिमिलर है, एग्रीव्ड अगर होगा तो हाई कोर्ट के पास जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया है कि व्हाट वुड बी द फेट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग मेड ऑन 15 अगस्त 2022 इन रेस्पेक्ट ऑफ विच नो ऑर्डर अगर वो पास नहीं होता है और नो एडवांस रूलिंग अगर प्रोनाउंस नहीं होता है अंडर सेक्शन नंबर 245 आर सब सेक्शन 24 बिफोर 1 सितंबर 2020 बाय द अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, तो वहाँ पे क्या होगा, तो आपका जो भी 1 सितंबर 2022 में आपका बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग हुआ था, ठीक है, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूट, उससे पहले वो था अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग था एआर था, उसके बाद बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग आ गया है, तो इसलिए जो भी पेंडिंग है, ठीक है, अगर एडवांस रूलिंग पास नहीं हुआ है या ऑर्डर अगर पास नहीं हुआ है तो जो भी सब कुछ डॉक्यूमेंट वो चला जाएगा किसके पास, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के पास चला जाएगा, ठीक है, वही है, ये आपका ट्रांजिशनल क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग अगर वो मेड हुआ है 15 अगस्त एंड वो ऑर्डर नहीं पास हो रहा है अप टू 1 सितंबर, तो वहाँ पे जो भी एप्लीकेशन है एलोंग विथ रिलेवेंट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट वो सब कुछ ट्रांसफ़र हो जाएगा, अथॉरिटी वुड बी ट्रांसफर टू बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के पास चला जाएगा, ठीक है। ये BFAR इसको बोलते हैं या BOAR भी बोलते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, वो ट्रांसफर हो जाएगा बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास एंड उसको हम डीम टू बी रिकॉर्ड्स बिफोर द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग का रिकॉर्ड हम मानेंगे एंड फॉर ऑल पर्पजेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 चैप्टर खत्म हो जाता है, एक है इक्वलाइजेशन लेवी जो कि इंपॉर्टेंट है एंड ये एडवांस रूलिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अच्छा सा कमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे रेगुलरली वीडियो जो अपलोड करते हैं, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे भी हो आप लोग उस शेयर करिए, ठीक है, यहाँ से लिंक कॉपी करिए, वहाँ पे जाकर शेयर करिए, क्योंकि स्टूडेंट के पास पहुँचेगा तभी जाकर स्टूडेंट पास करेंगे। इससे वीडियो कोई नहीं बनाता है, ये फ्री में कोई भी प्रोवाइड नहीं करता। यूट्यूब में अगर आप ढूंढ लेंगे ना तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है, वो बनाएंगे जो भी क्वेश्चन आंसर वो सॉल्व करते हैं, वो बहुत कम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, जैसे अगर देखें कुछ 300-400 क्वेश्चन आंसर ऐसे सॉल्व कर देते हैं एंड बोल देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है सिर्फ फाइनल लेवल में। तो इसलिए हम मेहनत करके आपको 700 क्वेश्चन एंड जीएसटी में 900 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एंड आपका पूरा रिवीजन अच्छे से किए हैं, तो इसलिए आपका भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, आप सब्सक्राइब करिए एंड अच्छा सा कमेंट दीजिए, लाइक करिए, हर एक स्टूडेंट लाइक करिए, ठीक है। एंड आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं ओनली, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आपके लिए इतना ही, आज मिलते हैं कल एक नया वीडियो जिसमें हम क्या शुरू करेंगे, आपका रिविजन ऑफ डायरेक्ट टैक्स शुरू करेंगे, ठीक है। रिवीजन एक बार शुरू कर देंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर देंगे उसका, ठीक है। रिवीजन टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि बुक बहुत कम हो गया है, क्वेश्चन आंसर ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।